बाकी लोग भी फॉलो फॉलो मेरे साथ कर रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि वो स्पेशली जो है ना, वो जो एक एनेस्थीसिया प्लानिंग वाली फाइल है, मतलब बेसिकली वो एनेस्थीसिया प्लानिंग और एनेस्थीसिया की, आप ये समझ लीजिए कि एक पेशेंट को आपने एक ऐसा डिफ़ॉल्ट प्लान के जिसके तहत आप किसी भी पेशेंट को आपको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर एनेस्थीसिया एवेल्यूशन भी आ जाती है, उसके जी अंदर एनेस्थीसिया से रिलेटेड कंसर्न्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको कहूँगा कि आप वो सबसे पहले ना वो ज़रूर आप सुन लीजिए, ठीक है। तो उससे आपकी ठीक है अगर आगे फर्दर प्रिपरेशन में ना आपको बहुत ईज उसमें मिलेगी, ठीक है। ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ बताएं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो बताइए। अच्छा, कल हम लोगों ने ना एस्थमा किया था डिटेल से, तो आज मेरा इरादा कि आज इसको हम ख़त्म करें तकरीबन, जो थोड़ी बहुत ही चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि मतलब बेसिकली जो एक बेसिक जो प्लान है वो तो आपका बेस करता है जो आपकी जर्नल इन्वेस्टिगेशंस हैं, जर्नल रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो एग्जामिनेशन हिस्ट्री, जर्नल फिजियोलॉजी, ठीक है, उसकी उसकी बेस पे है वो सारा ना। तो वो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से किया था। तो अब कोई भी अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपके केस आए तो आपने आपके दिमाग के अंदर यही होना चाहिए, वो चाहे वो टेबल टेबल वाइवे के सिनेरियो में पूछे, तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि आपने इसी सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर फोकस करना है। और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि वो जो भी इन्वेस्टिगेशंस होंगी वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के ना वो इस चीज़ पर फोकस कर रहा होगा मामला, कि कितनी आपने उसमें रिवर्सिबल जो कंपोनेंट है ना उसको आपने कैसे टारगेट करना है, ठीक है। उसको आप पहले एवेलुएट करेंगे और फिर उसको ही आप फिर आगे करेंगे, ठीक है ना। हाइट था थोड़ा सा खाया, खुद ही आराम से चला चल गया निकलना देखिए निकल। सब लोग प्लीज माइक को म्यूट कर दिया करें, ठीक है। तो ये है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो वन लंग वेंटिलेशन होती है, वन लंग वेंटिलेशन के बारे में क्या आपका कॉन्सेप्ट है, व्हाट वन लंग वेंटिलेशन की क्या क्या इंडिकेशंस होती हैं, किन किन कंडीशंस में वन लंग वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। कोई लेबेक्टमी करनी है, कोई ट्यूमर वगैरह है उसको अगर एक्सरसाइज करना है, या कोई एम्पाइमा है, ओके। तो उस कंडीशन में हमें वन लंग वेंटिलेशन चाहिए। और जी, एनीवन? Isolation of lungs ओके। and to prevent infection. इन्फेक्शन हमें के लिए चेक होता करना है चाहिए और पर ब्लीडिंग के लिए होता है, ठीक है ना। जी तो उसके अलावा इसकी जो इंडिकेशंस होती हैं कुछ एब्सोल्यूट होती हैं और कुछ रिलेटिव होती हैं, इस तरह नहीं होता। जी सर। तो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस कौन सी होंगी? निमोनेक्टमी, लोबेक्टमी। और देखिए आप लोग ना क्लासिफाई नहीं करते, निमोथोरिक्स। थोड़ा सा अगर चंद सेकंड सोच के अगर जवाब देना शुरू करें ना तो वो ज्यादा बेहतर आंसर होगा। जमील आप बताओ, या और कोई बंदा बताना पसंद करेगा? सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वो ऐसे भी बता सकती है, और ज़्यादातर बुक्स में जो है ना ये लिखा हुआ है एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो है ना, और बाज़ औक़ात जो है ना वो वैसे इंडिकेशन है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर एक लंग्स को आइसोलेट करना है फ्रॉम इन्फेक्टेड लंग है, कोई एम्फीमा है, ठीक है, या फिर ब्लीडिंग है, उसका रिस्क है, तो उसमें दूसरे लंग्स में जो है ना उसको ना जा सके, ठीक है। और ब्रोंकोप्लूरल जो है फिस्टुला है, ठीक है, और अच्छा ब्रोंको। एक सेकंड, एक सेकंड।
देखो इसको पहले अगर आपसे कोई पहला बिल्कुल पहली बात ये पूछे तो जो यूजुअली जो होता है ना इसका आंसर, अगर आप ये चीज को रिवाइज कर लो तो आपको आप ये इस तरीके से आंसर आपका वो जिसको कहते हैं ना डिसओरिएंटेड किस्म का आंसर नहीं होगा, जो सारे लोग डिसओरिएंटेड। एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव, ठीक है। यूजुअली इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, ठीक है, ये या एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट है, ठीक है ना। ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला भी एब्सोल्यूट है, ठीक है। मतलब लाइक ये कि वो जिसके अंदर आप एक लंग को आपने दूसरे लंग से हर सूरत आइसोलेट करना है कि जानिब चना। वो जो होगी कंडीशन जो होगी ना वो होगी एब्सोल्यूट, ठीक है। और जो रिलेटिव होगी वो जिसके अंदर आपने सर्जिकली एक्सेस करना करना है सर्जन को, ठीक है। और आप चाहते हैं कि जो है ना वो एक्सपोजर वो ऑपरेटिव साइट वाला अच्छा हो, ये बताएंगे जिसमें आप जो न्यूमेनेक्टमी है या लोबेक्टमी है, ये जो सारी चीजें इसके अंदर एब्सोल्यूट इंडिकेशन होती है या रिलेटिव इंडिकेशन? इसमें रिलेटिव है सर। रिलेटिव है सर इसमें तो। रिलेटिव है, ठीक है। तो बेसिकली यही इसका। अच्छा, दूसरा दूसरा जो है ना इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपकी जो 3 लेग्ड टूल है वो हम लोगों ने लंग फंक्शंस और उसके अंदर बहुत डिटेल से किया है। उसको कोई जल्दी से क्विक उसका रिवाइज कर दे अगर, जो 3 लेग टूल है, अतीक भाई जल्दी से रिवाइज कर दे क्विकली। इसमें सर चलिए रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स। एक हाँ मिनट जी, अतीक भाई ठीक को से बताने दो, जमील बताइए। अतीक भाई को बताने दो। सर क्या बताऊं? वेरी गुड। एक एक पेशेंट है जिसकी थोरेसिक सर्जरी होनी है, तो उसके लिए इवैल्यूएशन के लिए 3 लेग टूल होता है ना, जिसमें आपने तीनों तरह के फंक्शन को देखने होते हैं। तो आप कैसे उसको 3 लेग टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं? सर इसमें जो 3 टूल है सर, इसमें ना सर हम जो चीज़ें देखते होते हैं रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स है, और इसके अलावा सर हम इसके वो देखते होते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिजर्व देखते होते हैं, लंग पैरेन्काइमा फंक्शन देखते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं? FE1 सर मोर देन 40% जो होता है सर। ओके, और इसके अलावा जो है कार्डियोपल्मोनरी रिजर्व के लिए हम VO2 शुड बी मोर देन 15 ml per kg per minute में, और जो है ना स्टेयर क्लाइम जो है ना मोर देन 2 फ्लाइट्स या 6 मिनट वॉक्स है, या एक्सरसाइज SpO2 जो है ना इसके बाद लेस देन 4% हो। या सर इसके अलावा जो लंग पैरेन्काइमा के लिए हम देखें DLCO देखते होते हैं, जो कि प्रेडिक्टेड जो है मोर देन 40% हो। बस खत्म हो गया आंसर। इसके अलावा जो है सर PaO2 शुड बी मोर देन 60 एंड PaCO2 शुड बी लेस देन 45 EBGs के ऊपर ऑन रूम एयर। ठीक है, तो आप इसको अगर थोड़ा सा तरतीब ये रखें कि देखें मैकेनिक्स, फिर पैरेन्काइमल और फिर कार्डियोपल्मोनरी, एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि जो कॉमन चीज टेस्ट करवाया जाता है उसको पहले बताएं। आपने DLCO कर दिया, वो DLCO नो डाउट लेकिन ABGs शुड बी द फर्स्ट, ठीक है ना। वो आंसर खूबसूरत नहीं लग रहा, तरतीब नहीं लग रही, ठीक है। तो इसमें 3 लेग टूल पूछे तो आपने ये है कि मैकेनिकल फंक्शंस देखे आपने, उसके बाद आपने पैरेन्काइमल फंक्शन देखे कि लंग डिफ्यूजन हो रही है या नहीं, और तीसरी चीज ये होती है कि वो आपने कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज रिजर्व, आपने कार्डियोपल्मोनरी रिजर्व देखा, ठीक है। तो जो कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग होती है वो भी इसमें की जाती है, और जो उसके बाद जो है आपका जो स्पायरोमीट्री के जो टेस्ट हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी वो आपसे फिर अगले स्टेप में आप उनको नंबर भी बता सकते हैं, लेकिन शुरू में अगर आप उनको जल्दी से ये बता दें कि मेनली हमने 3 तरह की चीजें देखनी है, एक मैकेनिक्स देखनी है, एक डिफ्यूजन कैपेसिटी देखनी है और एक कार्डियोपल्मोनरी रिजर्व देखना है, ठीक है। तो वो आपका आंसर तरतीब में रहेगा और आपको कोई चीज मिस नहीं होगी। और उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो होती है प्रिडिक्टेड पोस्ट ऑपरेटिव FEE1, ठीक है, क्योंकि उससे आपकी लंग की रिसेक्शन को वो प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई कितनी आप रिसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है।
अच्छा, दूसरी इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने आप लोगों से एक दफा डिस्कस किया था, क्योंकि लंग के रेफरेंस से है तो जल्दी से हम वो भी रिवाइज कर लेते हैं। वो भी अतीक भाई आपने ही बताना है कि व्हाट आर द एनेस्थीसिया कंसिडरेशन इन अ पेशेंट विद मैलिग्नेंसी। जी अतीक भाई आवाज आ रही है? अच्छा हाँ सर, मेलिग्नेंसी में सर सर एक तो डिजीज कंसर्न होगी, मतलब कैंसर रिलेटेड कंसर्न होंगी। इसके अलावा सर जो इसके अलावा थोरेसिक सर्जरी जो हम कर रहे हैं, सर्जिकल कंसर्न होंगे और एनेस्थीसिया कंसर्न अलग होंगे पेशेंट के। तो इसमें सर जो कैंसर रिलेटेड कंसर्न होंगे इसमें हम वी विल सी कि मतलब उसमें हम 4 वो देखते रहते हैं, एम मेडिकेशंस, मास इफेक्ट और मेटास्टेसिस। और सर इसमें देखते हैं कि लिवर के अंदर, बोन्स के अंदर कहाँ पे ये मतलब इसके मेटास्टेसिस गए हुए हैं कि। इसके अलावा हम वो एक उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, ब्लियोमाइसिन के बारे में। और इसके अलावा हम सिस प्लास्टीन जो है ना उसके बारे में पूछेंगे। इसके अलावा सर हम चेक करेंगे कि स्मोकर तो नहीं है, कोमॉर्बिड्स तो नहीं है इसके, और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव परमानेंट एयरवे डिजीज का पेशेंट तो नहीं है। तो ये चीज़ें चेक करेंगे। इसके अलावा सर हम जीनेटिक पेशेंट देखेंगे, पेशेंट की एज देखेंगे। जीनेटिक पेशेंट तो नहीं है, मोस्टली दे आर मोर देन 55 या इसके पास आसपास होते हैं। तो इसके अलावा सर हम वन लंग, चूंकि हम सर्जरी कर रहे हैं तो वन लंग वेंटिलेशन तो नहीं इसमें अच्छा, जितनी भी चीज़ें। ठीक है। अच्छा जी सर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप ये क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था और आई होप कि आप, मैं समझ रहा था आपने भी वो अटेंड किया था, वो मैंने बहुत डिटेल से कैंसर के बारे में बताया था। वो सोचे थोड़े से वो क्या हाँ बताया था। कंसाइज अव्वल तो एक बात, और दूसरी बात ये कि देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ खास तौर पे अतीक भाई आपके लिए, कोशिश ये करें कि देखिए आप ब्लूमाइसिन, मतलब आप ब्लूमाइसिन का नाम खुद से क्यों लेकर आ रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है। मतलब बताने का अब आपसे अगर उसने मिसाल के तौर पे लॉन्ग केस में आपने ये बता दिया, और लॉन्ग आप सिंपल आसान चीजों के ऊपर रहे, आपने पेन के बारे में नहीं बताया, आपने एनीमिया के बारे में नहीं बताया, आपने कार्डिक डिप्रेशन इफेक्ट, आपने ये नहीं बोला कि जो मेडिकेशंस हैं उनकी वजह से जो है वो कार्डिक डिप्रेशन होता है, मेडिकेशंस की वजह से रीनल इन्वॉल्वमेंट होती है, लिवर की इन्वॉल्वमेंट होती है। सादा चीजें छोड़ के आप ब्लूमाइसिन पे पहुंच गए। वो आपसे ब्लू अगर, अच्छा मैं अब आप आपने एग्जाम में ये बोल दिया, व्हाट इज, अब पता है वो आपको एग्जामिनर आपको तंग करने के लिए क्या पूछेगा, ये ब्लूमाइसिन टॉक्सिसिटी किस तरह होती है? लॉन्ग केस में इस तरह फंसते हैं लोग, ठीक है, मेरी बात सही है समझ रहे हैं सर, ना? तो वो आपसे सही है। पूछेंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्लूमाइसिन रिलेटेड लंग टॉक्सिसिटी। तो मतलब कोशिश कीजिए कि अपने आंसर को वो रखें कि जो आपने बताना है, ठीक है। तो कैंसर के रिलेटेड बात ये होती है कि एक कैंसर से अच्छा, अब आपने इसके अंदर आपने कोई जिक्र किया है कि कैंसर का टाइप क्या है? क्या कैंसर कोई न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर नहीं होता? अगर हम सिर्फ अगर इवन यहाँ पे ही वाइट करें तो जो मैंने डिस्कस किया था पूरा 1 घंटा इस टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैंसर रिलेटेड क्या होता है। कैंसर रिलेटेड उसकी साइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी नेचर रिलेटेड प्रॉब्लम, उसकी नेचर हार्मोन। रिलेटेड होती है, लोकल स्प्रेड होता है और डिस्टेंट स्प्रेड होता है। डिस्टेंट स्प्रेड यूजुअली जो है वो या तो लंग्स, अगर किसी और कैंसर का हो तो वो लंग्स में स्प्रेड होता है, या वो लिवर में स्प्रेड होता है, या वो बोन्स में जाता है। बोन्स की वजह से होता है, वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं और बोन पेन्स होती हैं, एक बात हो गई। लंग्स की वजह से हेमाप्टेसिस और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं, और लिवर की वजह से जो है वो लिवर की वजह से लिवर की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। ये हो गया इसका लोकल स्प्रेड। और उससे और जो उसकी ट्यूमर की नेचर है, ट्यूमर की नेचर की वजह से कोई भी एंडोक्राइन साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी एंडोक्राइन साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। वो देखें, थायराइड भी तो कैंसर होता है ना, फियोक्रोमोसाइटोमा भी कैंसर होता है। जो लंग के अंदर कैंसर होते हैं वो हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं, उसके अंदर कैटिकोलामीन्स रिलेटिंग कैंसर भी होता है, वो सेरोटोनिन रिलेटेड कैंसर भी होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। कार्सिनाइड भी होता है, ये सारे कैंसर ही होते हैं ना एक्चुअली तो और उसके बाद आपकी जो आपने, क्योंकि प्रॉब्लम क्यों आपको पता है कि आप क्यों फंसे? क्योंकि आपके दिमाग में किताब के एम घुसे हुए हैं। तो जब किताब के एम को आपने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है तो यू आर नॉट एबल टू कवर एवरीथिंग, ठीक है। तो ये मेरी गुजारिश है। उसके बाद ये कि जो उसका ट्रीटमेंट होता है, जो आप मेडिकेशन बोल रहे हैं ना, उसके अंदर सिर्फ एक वो नहीं होता, कैंसर रिलेटेड कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, और कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स होते हैं। जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स होते हैं उनकी वजह से लिवर का भी डिसफंक्शन होता है, बोन मैरो का सप्रेशन होता है, और रीनल फेलियर होता है,
ठीक है। जो सेल लाइंस डिस्टर्ब होंगी उसकी वजह से एनीमिया होगा, प्लेटलेट डिस्फंक्शन होगा, पैनसाइटोपिनिया हो सकता है, न्यूट्रोपिनिया हो सकता है, वो सारे उससे रिलेटेड चीजें। ठीक है। जो पेन रिलेटेड होता है, तो पेन रिलेटेड के अंदर जो है वो इसके अंदर हो सकता है ये पेशेंट को ओपियाइड की एडिक्शन हो, क्योंकि इनको ओपियाइड्स की जरूरत पड़ सकती है सीवियर कैंसर पेन की वजह से। तो ये इनमें से बहुत सारी चीजें आपके लंग कैंसर में आएंगी। जो जो चीजें आपके लंग कैंसर में आती हैं वो आप बता दें। ठीक है। अगर कोई मतलब ये वो बात है, क्योंकि ये कैंसर से रिलेटेड वाइवे में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब आप इसको कन्वर्ट करते हैं जिस मर्जी कैंसर में। अगर एयरवे से रिलेटेड कैंसर है तो एयरवे की डिस्टॉर्शन और एयरवे से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर थायराइड का कैंसर है तो थायराइड का इफेक्ट है। और जो जो क्या नाम है उसका, जो ये मैस इफेक्ट जो जमीला बता रहे हो ना, मैस इफेक्ट बेसिकली वो जो जो साइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर वो साइट ऐसा है कि जहां पर कोई मेजर वेसल्स गुजर रही हैं तो उनकी वजह से प्रॉब्लम होगी। अगर वो साइट ऐसी है जहां पे एयरवे का कोलैप्स हो रहा है तो एयरवे का कोलैप्स होगा। ठीक है ना अतीक भाई? ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो ये चीज है। और जो होता है ना, कीमोथेरेपी अगर पेशेंट को मिली है तो उस कीमोथेरेपी की वजह से इसलिए जब कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर प्री ऑपरेटिवली जो है वो करवाते हैं आपका एको, ताकि बेस लाइन कार्डिक फंक्शन एक आ जाए और उसके बाद क्योंकि कार्डिक फंक्शन डिट्रेट हो सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी तो हम जो थोरेसिक सर्जरी से रिलेटेड बात पे तो आए ही नहीं है। ये तो जर्नल कंसर्न्स हैं विच कैन बी देयर इन एनी कैंसर। ठीक है। तो अगर वो एनीमिया होगा तो आपने एनीमिया किससे कंसर्न रखने, अगर आपने कोई और डिसफंक्शन है तो वो उसके हिसाब से होगा। ठीक है। तो उसके बाद अब आप आ जाएं उसकी वन लंग वेंटिलेशन। आपने उसकी ऑपरेबिलिटी देख ली, आपने रिसेक्टेबिलिटी देख ली, आपने उसको करके अब आप आ गए व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू प्रोवाइड वन लंग वेंटिलेशन। जी सर, मैं एक मिनट ये मैस इफेक्ट में थोड़ा सा मैं और जो है ना ऐड करना चाहता हूँ, जिसमें डेफिनेटली आपने कर दिया, वो जिस ऑर्गन को दबाएगी, ठीक है, और उस लिहाज से फिर जो है ना वो सिम्टम्स आएंगे मोस्टली। अगर तो वो एयरवे को है तो हमारे लिए एयरवे के रिलेटेड है, सीटी स्कैन में देखेंगे, और ट्रेकियल कंप्रेशन है, ठीक है, और उसमें रेस्पिरेटरी जो है ना सिम्टम उसके मुताबिक आएंगे। अगर हार्ट को है, उसके चैम्बर को है, मेडिएस्टियम का है, तो डेफिनेटली हार्ट पे उसके इफेक्ट आएंगे। कार्डियोवास्कुलर पर है कि मैंने पेनकोस्ट जो है ना सिंड्रोम लिखा है, ये मोस्टली जो है ना ये लंग कैंसर में होता है जब ये मेजर वेसल्स है ना उनकी कंप्रेशन होती है, खासतौर पे सुपीरियर वेना कैवा और जो सब क्लेवियन आर्टरीज हैं। तो उस लिहाज से फिर हमें जो है ना वो उनके साइनम सिम्टम आते हैं कि वो जब वो मेजर वेसल को मेजर को दबाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले ये कि वेनस ड्रेनेज कम होगी, पफी फेस होगा, डीमा होगा पर एयरवे का, और उसमें फिर ये होता है कि हमें जो आर्टीरियल जो मॉनिटरिंग है या ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग है उस साइड पे, अगर जिस साइड की ये वेसल को आर्टीरियल को दबा रहा है तो उधर हमने जो है ना नहीं डालनी होती, ब्लड प्रेशर उस साइड पे नहीं लेना होता। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे लेना होता है। अपोजिट साइड पे लेना होता है। ठीक है। और ये जो आपने पेनकोस्ट सिंड्रोम बताया ना, तो इसी तरीके से ओवेरियन सीए के साथ प्लूरल फ्यूजन होती है। वो पता नहीं मेग सिंड्रोम होता है, क्या होता है, उसको क्या कहते हैं। तो बेसिकली आपको ये मोटा मोटा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए इस चीज का ना। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ टू प्रोवाइड, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू प्रोवाइड वन लंग वेंटिलेशन, लंग आइसोलेशन स्ट्रेटजीज क्या क्या होती है? जी अतीक भाई बताएं, या और कौन बताना चाहता है? अगर नादिर है, नादिर बताओ। जी सर। जी बताओ, शाबाश। सर सिंगल ल्यूमेन ट्यूब। ओके, उसको सिंगल ल्यूमेन ट्यूब को आप नहीं, एक सेकंड, सिंगल ल्यूमेन ट्यूब को आप इस तरह नहीं बोल सकते ना। सिंगल ल्यूमेन ट्यूब आप ये ब्रोंकियल ब्रोकर है कहेंगे सर। नहीं, एंडोब्रोंकियल इंट्यूबेशन वाया सिंगल ल्यूमेन ट्यूब। वह सिंगल ल्यूमेन ट्यूब, सही सर। अगला ब्रोंकियल ट्यूब है सर एक। नहीं, ब्रोंकियल ट्यूब नहीं होती। सोचो, शाबाश। उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकियल ब्लॉकर होता है। ब्रोंकियल ब्लॉकर होता है। ब्रोंकियल, जी बी सही, बी ब्रोंकियल ब्लॉकर होता है। और डबल उसको आप बेसिकली उसके अंदर एक जो लेटेस्ट आजकल होता है वो एक इजी ब्लॉकर होता है, वो वेज कर लेता है। वो बेसिकली थ्रू एंडोट्रेकियल, नॉर्मल एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के उसको एंडोट्रेकियल की ट्यूब के थ्रू होता है और वो वेज हो जाता है कराइना वे। ठीक है। और जिस साइड के लंग को डाउन करना होता है उस साइड के लंग को आप इन्फ्लेट कर दे तो वो लंग उस साइड का ब्लॉक हो जाएगा।
इट्स अभी इजीएस्ट वे, ठीक है ठीक। जी। अच्छा, अब हम आ जाएं फॉर एग्जांपल कि आपने डबल ल्यूमेन ट्यूब पे एंड पे आते हैं, जो ब्रोंकियल ब्लॉकर्स हैं उनके फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं? सर उसमें सबसे जो मेन फायदा है सर वो यही है कि जो वेंटिलेशन है वही हमने उसी जगह की या सेगमेंट के हिसाब से सर्जन से कंसर्न करके हमने वही एरिया फिर ब्लॉक करना है। बाकी वेंटिलेशन के चांस हमारे बाकी लंग्स के ज्यादा होते हैं सर। वो कैसे? मतलब फॉर एग्जांपल सर एक सेगमेंट उन्होंने रिमूव करना है तो हमने जस्ट एक ब्रोंक्यूल वाली साइड पे वो ट्यूब डाली है और उसको ब्लॉक किया हुआ है। बाकी वेंटिलेशन के लिए एरिया जो है हमारा वो ज्यादा रहेगा इसमें ब्रोंकियल ब्लॉकर में सर। अच्छा, ठीक है। और सर इसमें क्या फायदा होगा इसमें? ये वैसे इतना अच्छा फायदा आपने बताया नहीं है वैसे आपस की बात। अच्छा डिफिकल्ट एयरवे बेसिकली ज्यादा यूज होती है। डिफिकल्ट एयरवे है इधर या ये डिसएडवांटेज में तो है, ये है मुश्किल बनिस्बत उनके सर। नहीं, इसमें एडवांटेज है। एडवांटेज ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं एडवांटेज के रेफरेंस से कि अगर बहुत डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है और डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के जरिए आपको प्लेस करने में प्रॉब्लम है डबल ल्यूमेन ट्यूब, तो आप अगर सिंगल ल्यूमेन ट्यूब भी डाल के उसको ब्रोंकियल ब्लॉकर के साथ मैनिपुलेट करेंगे तो दैट विल बी इजियर। एक बात है, ठीक है। ठीक इजी है कि ये इसमें डिफरेंट आपको हर बच्चों के साइज में भी अवेलेबल है, तो बच्चों के अंदर भी ये यूज किया जा सकता है। जबकि बड़ों जो बच्चों के अंदर जो है वो क्या नाम है उसका, वो नहीं होती। जो डबल ल्यूमेन ट्यूब होती है वो पोस्ट ऑपरेटिवली तो नहीं रखी जाती ना, तो पोस्ट ऑपरेटिवली नहीं आपको सर। चेंज करना पड़ता है, तो इसके अंदर चेंज नहीं करना पड़ता, ठीक है। ठीक सर। अब इसके नुकसान क्या, इतने काफी हैं वाईवे के लिए, आपको इतनी इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके नुकसान क्या है? सर एक तो मेन डिस्प्लेसमेंट और रप्चर के चांस ज्यादा होते हैं सर इसमें, और डिफिकल्ट टू, बल्कि हाँ पहले तो सर इंसर्शन पे देखेंगे कि ये डिफिकल्ट होगी सर। इससे और सक्शनिंग वगैरह नहीं हो सकती ना, सक्शन वगैरह करने में जी प्रॉब्लम, सक्शन नहीं हो सक्शन सकती भी ना। नहीं। तो जी सर। ये आप उसको पीरियोडिकली आपको मूव करना मुश्किल होता है, ठीक है। मूव करना है बिल्कुल तो ऐसे। इसलिए मतलब ये इसके जो है ना वो नुकसान है, ठीक है। राइट सर। जो ब्रोंकल जो एंडो ब्रोंकियल होती है उसके क्या एडवांटेज होते हैं? इजियर होता है। और नुकसान क्या होता है? राइट साइड में तो ट्यूब आराम से हो जाएगी, मतलब राइट साइड जी पे सर। आपने कर दी, उसमें भी राइट अपर के अंदर प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन लेफ्ट साइड पे वैसे ही ट्यूब को एंगल से लेके जाना मुश्किल होगा, क्योंकि एंगल जो है वो उसका एक्यूट होता है ज्यादा, ठीक है। तो जी सर। उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जी सर। राइट सर। अब आ जाए डबल ल्यूमेन ट्यूब पे। डबल ल्यूमेन, अच्छा ये ना वैसे ये एक एडिशनल बात है, ये आमतौर पे नहीं पूछा जाता मैं मेरा ख्याल से, लेकिन फिर भी आपको इसके एक दो नाम पता होने चाहिए। एक कोहेन ब्लॉकर होता है, एक फ्यूजी ब्लॉकर होता है, एक आर्न ब्लॉकर होता है। ये कोई ऐसे ही अगर कोई पूछ ले तो आपको थोड़ा बहुत उसका नाम के बारे में। ये सर ब्रोंकियल ब्लॉकर की है नाम सर। जी, हाँ, ब्रोंकियल मैं ब्लॉकर। दूसरे सर ब्रोंकियल ब्लॉकर्स में जो है ना रोटेशन नहीं करनी पड़ती, जैसे कि आप डीएलटी में जब आप पहले वोकल कॉर्ड क्रॉस करते हैं उसके बाद या तो फिर आपको 90 एंगल पे करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, तो उसमें फिर एयरविक इंजरी की चांसेस जो है ना वो ज़्यादा होती है, जबकि ब्रोंकियल में आपको रोटेट नहीं करनी पड़ता है उस चीज़ को, ठीक है सर। नहीं सर, अगर ब्रोंकियल कर रहे हैं मतलब तो नहीं मतलब एक साइड पे करनी है तो रोटेट नहीं, तो मैं करनी उसका पहले पड़ेगी। आपको एज बता रहा हूँ कि ये एक बेनिफिट इसका ये है ब्रोंकियल ब्लॉकर का, जैसे आप डब्ल्यू में ट्यूब डालते हैं ना, जी तो उसमें आप जब वोकल कॉर्ड रोटेट क्रॉस करते हैं जी सर। करते हैं तो फिर आपने अगर लेफ्ट साइड पे डालनी है तो 90 एंगल पे जो है ना वो आप डेफिनेटली उसको रोटेट करेंगे, फिर राइट। उसकी जो हाँ जो है ना वो आप अनटिल आप प्रोसीड करेंगे जहाँ तक रजिस्टर नहीं होती, तो वो एक ब्लाइंड प्रोसीजर है, रोटेट करनी है, ठीक है। और कुछ ऐसी जो ट्यूब्स हैं जैसे कैरेंस ट्यूब है विद हुक, और जी सर। उसमें फिर जो है ना वो ट्रेकियल इंजरी जो है ना वो होने का खतरा होता है, जबकि ब्रोंकियल ब्लॉकर में ये आपको जो है ना वो नहीं करना पड़ता ट्रीट। आप अंडरवियर जा रहे होते हैं ब्रोंकोस्कोप के साथ और वहाँ पे आपने अपने टारगेट पे आपने उसको
भेजना है, उसके बाद आपने इन्फ्लेट कर लेना, ठीक है। ये इसका जो है ना वो एज है। और दूसरा ये आपने बता दिया था कि ये आप इससे जो ना एक लोब जो है ना वो भी ये ब्लॉक कर सकते हैं। इनके डब्ल्यूमेन ट्यूब तो रहेगी मेन ब्रोंकस में, ये आप जी फॉरवर्ड भी जा सकते हैं क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है ना अप टू जो है ना वो 78 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो आप ठीक इवन अगर स्मॉल कह सकते हैं ब्रोंकियल ब्लॉकर यूज करते तो आप इवन एक सेगमेंट तक भी जो है ना वो पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सर ऐसे ही है। ये इसका जो है ना वो एज है। और जो कॉन्स में आप प्रोज आपने बता दिए, कॉन्स में इसमें ये है कि आप सक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। उस साइड पे ये अगर आपने सी पैप देना है, ठीक है, तो वो भी आप जो है ना ब्रोंकी ब्लॉकर के थ्रू जो आप नहीं दे सकते, ठीक है। जी और सर। तीसरे मेरे जहन में अभी जो है ना बता निकल के मगर एक चले। एक एक इसमें हाँ। सर एक रॉबर्ट शॉ भी होती है, वाइट होती है, कर्नस। वो डीएलटी है जी, अभी वो हम अब हम डबल न्यूमन ट्यूब हाँ। पे आ गए ना। डबल न्यूमन ट्यूब को के क्या आपकी के उसके सेलिंग पॉइंट्स होते हैं, क्या कुछ होता है डबल न्यूमन ट्यूब को? कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो आप क्या बताएंगे? जी सर, वी हैव वॉलंटरी जो ये आप ठीक से बता बताइए आप। सर क्या है कि वैसे ट्यूब के बारे में सर एक तो बताएंगे उन्हें हम, क्या बताएंगे? डबल ल्यूमेन ट्यूब के बारे में ना सर। उसके मतलब कि सर जो कफ होते हैं सर वो 2 होते हैं, वो हमने बताना है सर। और जो प्रॉक्सिमल एंड है वो भी उसके मतलब ट्रेकियल और ब्रोंकियल ल्यूमेन 2 डिफरेंट सर यूज होते हैं उसमें। और उसी तरह उनके फिर सर वो पैलेट्स वगैरह होते हैं। और ऊपर दो बाकी सर कनेक्शन, उसमें ऊपर से शुरू हो जाए ना, दो दो कनेक्शंस होते हैं। जी सर 2 कनेक्टर कलर जी सर। कलर होता है ब्रोंकियल ब्रीफ और ब्रोंकियल ब्रीफ और ब्लू ब्लू सर जी सर। ब्लू होता जी है, सर। ठीक है। जी फिर सर। जी उसके बाद और क्या, 2 कफ्स होंगे, एक ब्रोंकियल कफ होगा जो जी सर डिस्टल कफ होगा, है। और एक बिल्कुल कफ होगा जो प्रॉक्सिमल होगा, ठीक है। जी और सर। उसमें फिर एक जो है, अच्छा इसकी कौन कौन से साइज होते हैं? सर स्मॉलेस्ट जो है ना वो 26F है सर, और जो लार्जेस्ट है वो 41 है मेरे ख्याल में। 41 है या 39 है? 39 सर, 41 39 या 41 इस तरह ही है। 39 है, इसके अलावा सर इसकी ठीक है, 41 है, ठीक है, 28 41। से ना 28 से 41 तक है। मेल्स में जो है ना वो 39 से 41 जो है ना वो एडल्ट में जो है कह सकते हैं, जबकि फीमेल के लिए जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम वो 32 से 35 के जो है ना साइज आती है। सर मिनिमल साइज क्या क्या बताया सर? 28 है जो है। 28 मिनिमम साइज जो है ना वो 26 है। हाँ हो सकता 26 है, मैंने मुझे जो है वो 28 बिटवीन एंड ओके, अब 40। ठीक। अब आप मुझे मुझे ये बताएं कि किसी को ये पता है कि ये जो 41 है या 39 है, ये कौन से साइज का है? ये फ्रेंच, इसको फ्रेंच साइज फ्रेंच कहते हैं। जी सर, एफ फॉर फ्रेंच। नहीं नहीं, ये इक्विवेलेंस कौन सी होती है जो 30 ये 41? जो 26F है इसका मतलब है 6.5 ETT, और जो 35 है वो है 8.5 ETT के साइज है, और 37 है वो 9 है, और 41 वो 10 है। नहीं बड़े बता रहे हैं मैं नतीक भाई आप इससे। अच्छा, एक मिनट, इसको इसको जरा चेक कर लें, ठीक है, ये मुझे तो याद नहीं है। लेकिन ये कि ये भी एक सवाल अभी मेरे दिमाग में वैसे ही आया है कि ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो है ना वो ये 3 टाइम्स जो है ना अब समझने के ज्यादा होती है। 3 टाइम्स नहीं, इससे भी ज्यादा होगी फ्रेंच जो है, जो कह सकते हैं ना कि 32 तो 35 है ना, ये 6.5 to 7 आएगी फ्रेंच, ये वाली आएगी। और 37 to 38 जो है ना ये 7.5 से 8.5 तक होती है। तो 3 टाइम से तो फिर ज्यादा ना हो। नहीं 3 टाइम्स नहीं है, डेफिनेटली भी ज्यादा है। मैंने कहा कि इसके चलें चलें, ये बहरहाल ये इसमें अब टाइम नहीं 4 जाएगा। टाइम्स है सर। ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, 26 से लेके 41 तक होती है, ठीक है। और यूजुअली 13 यही क्वेश्चन यही पूछते हैं। और जो है ना ये इसकी रेलेवेंस देख लें कि ये रेलिवेंट टू विच एंडोट्रेकियल ट्यूब साइज आप कह सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये है कि यूजुअली जो है वो ज्यादा कॉमन लेफ्ट साइड होती है या राइट साइड?
सर ये तो प्रोसीजर पे डिपेंड नहीं होता। नहीं, लेफ्ट 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 साइड होती है। लेफ्ट साइडेड होती है ना, वो दोनों में ही यूज हो की जा सकती है, ठीक है। एक्सेप्ट कुछ उसकी एक्सेप्शंस होती हैं कि जिसके अंदर आपको राइट ही यूज करनी पड़ती है, ठीक है। वो क्या क्या है? मतलब देखें, सिंपल सी बात है, आपने अगर निमोनेक्टमी लेफ्ट निमोनेक्टमी करनी है तो उसमें फिर आपने राइट साइड ही डालनी है। लेफ्ट न्यूमोनेक्टमी है, फिर उसी तरीके से लेफ्ट लंग ट्रांसप्लांट हो जाएगा। और बेसिकली ये है कि अगर वो एरिया ही डिसरप्टेड है, डिसरप्शन है, ठीक है ना, वो मेन ब्रोंकस ही अगर डिसरप्शन हुआ है तो फिर आप नहीं डाल सकते उस ब्लॉक है, ट्यूमर है वहाँ पे, तो फिर आपने राइट ही डालनी है। फिर आपको राइट साइड पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि कैसे क्या क्या मतलब कैसे इसको डालते हैं, क्या इसका तरीका होता है? वो सर ऐसे जैसे कि हम ये वाली है, कौन सी है डॉक्टर आसिम जो हमारे हॉस्पिटल में मेलिक क्रॉफ्ट है ना, जो हम यूज़ करते हैं कभी यहाँ पे। वैसे तो रॉबर्ट शॉ है, ठीक है, रॉबर्ट वाली होती है वो हम वो नहीं यूज़ करते, ठीक है। और एक कैरिंस होती है जिसमें हुक लगी होती है। जमील मेरी एक बात सुने, क्योंकि मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ मुख्तलिफ एस्पेक्ट से। जब आपसे ये वाइवे में ये सवाल पूछा जाएगा ना, तो आपसे ये उस वक्त टाइप के ऊपर आपने नहीं रहना, या टाइप के बारे में आपको बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो आपने टू द पॉइंट ये है नहीं, क्योंकि देखें ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये गलती आप भी करते हैं, ये गलती अतीक भाई भी करते हैं। टू द पॉइंट आप रहें कि अब आपसे जो सवाल पूछा गया है वो आप उसका जवाब देना शुरू करें, ठीक है ना। अगर उन्होंने आपको टाइप नहीं बताई ना, तो आप जो बेसिक जो कॉमन, चाहे जो मर्जी टाइप हो, तरीका तो यही होगा ना कि आपने जो उसका जो डिफॉल्ट उसका तरीका कार है वो तो वही होगा ना, या उसमें भी फर्क होगा कोई? इसमें फर्क होता है सर दोनों। कैरिज में डालेंगे तो और होगा आपका, ठीक है, तरीका कार। अगर आप रॉबर्ट शॉ में डालेंगे तो और होगा, अगर आप मेलिक क्रॉफ्ट में डालेंगे तो आपका तरीका और होगा सर। तीनों में आपकी टेक्निक डिफरेंट होगी। सबसे कॉमन कौन सा? चलो मैं जो है ना मेलिक क्राफ्ट जो है ना वो बता देता हूँ। उसमें यही होता है कि सबसे कॉमन आप रॉबर्ट शॉ है, सबसे कॉमन जो है वो रॉबर्ट शॉ है। जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रॉबर्ट शॉ सर अब यूज नहीं होती, बहुत रेयर। जो कॉमनली अवेलेबल होती है वो कौन सी है? रॉबर्ट शॉ पहले यूज होती थी, ये जो जब रीयूजेबल इसको करते थे धो के दोबारा यूज करते थे। आप पाकिस्तान की बात कीजिए, सिक्योरिटी फोर्सेस हॉस्पिटल रियाद की बात ना करें। जी सर, रॉबर्ट शॉ ही मोस्ट कॉमनली यूज होती है, और कार्लेंस जो है वो क्रेनियल हुक के साथ होती है ना, तो वो कम यूज होती है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना जमील, वो पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको सिर्फ वो बताना चाह रहा हूँ कि एक तो ये कि थोरेसिक एनेस्थीसिया जो है ना एक हाईली स्पेशलाइज्ड चीज है। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर वो आपसे स्पेसिफिक टाइप के बारे में पूछे तो फिर आप जाएं उस साइड पे ना, अदरवाइज यू शुड बी थिंकिंग कि ये वही बात हो रही है, रॉबर्ट शॉ की बात हो रही है, अनलेस अंटिल प्रूव अदरवाइज, ठीक है। तो वो तो अब अगर बहुत सारे मेजॉरिटी हॉस्पिटल में जहां पर वो इजी ब्लॉकर है वहां पे तो डबल न्यूमन ट्यूब की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। वो इतना जबरदस्त है, उसमें सक्शन का भी पोर्ट है, उसमें सक्शनिंग भी हो जाती है, उसकी प्लेसमेंट भी बहुत आसान है। दैट इज द इजीएस्ट वे। किंग फैसल में तो डबल न्यूमन ट्यूब को डालता नहीं था, वहां पर तो इजी ब्लॉकर होता था, ठीक है ना। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि आप कॉमन बात के ऊपर तो ब्लॉकर अब तो ऐसे भी आ गए हैं जिसमें जो है ना वो इन्फ्लेशन भी हो जाती है ऑक्सीजन जो है ना उसमें। एग्जैक्टली। तो वो हम वो बात नहीं कर सकते ना। तो एक लम्हे के लिए आप वापस पिम्स हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, ठीक है ना। बैग आते हैं ठीक जी। अब बताओ तरतीब क्या होगी? सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कफ की ना। तो आपने कफ को चेक कर लिया, आपने उसको उसके बाद आपने ये ठीक है। वो एक ब्लू कलर होता है मोस्टली जो ना ब्रोंकियल होता है, कलर कोडेड भी होती है, ठीक है। और एक जो है ना ट्रेकियल कफ होगा, दोनों को चेक कर लिया, ठीक है सर। उसके बाद जो है ना कुछ लोग तो स्टाइलेट के साथ यूज़ करते हैं, कुछ विदाउट स्टाइलेट जो है ना। अगर स्टाइलेट के साथ यूज़ करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो ही फिर वोकल कॉर्ड क्रॉस करने हैं तो आपने स्टाइलेट रिमूव कर लेना है, ताकि आगे इंजरी जो है ना ब्रोंकियल इंजरी ना हो। अब आप पहुंच गए। जी, आप जब जो है अंडर विजन आपने वोकल कॉर्ड क्रॉस कर लिया, उसके बाद आपने 90 एंगल पे जो है ना वो उसको रोटेट कर लेना है।
ठीक ठीक है, है, जिस साइड साइड से से आप लेफ्ट साइड आप फॉर जा रहे एग्जांपल हैं लेफ्ट साइड की तो बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड को ही बता दो पहले। लेफ्ट साइड की फॉर एग्जांपल का है तो आप 90 एंगल पे आपने उसको रोटेट कर लेना है और उसको स्लाइड करना है, ठीक है, अनटिल जो है ना यू फील द रेजिस्टेंस। ओके फाइन, अब क्या किया आपने? और उसके बाद सर फिर जो है ना आप ट्रेकियल जो है ना वो जो कफ है उसको इन्फ्लेट करना है ओके 4 to 5 ml एयर में, और जो है ना वो बाई लेटरल आपने दोनों लंग्स को जो है ना वो इन्फ्लेट करना है, ठीक है, और ऑस्कुलेट करना है बाई दोनों तरफ जो है ना एयर एंट्री उनकी होनी चाहिए, होनी चाहिए, ओके। ठीक है सर। अब आपने और जी उसके बाद सर जो है ना वो ट्रेकियल कफ जो है ना एक सेकंड, एक सेकंड, यहीं पर ही अब आपने किया तो अब आपकी जो है ना वो लेफ्ट साइड पे आ रही है, राइट साइड पे नहीं आ रही, इसका क्या मतलब है? लेफ्ट साइड पे आ रही है और राइट साइड पे नहीं आ रही। सर उसमें तो ये है कि लेफ्ट हम मेन बहुत ब्रोंकस में मार्जिन चले में गए, एक आप मिनट, राइट लेफ्ट मेन ब्रोंकस में चले गए हम आगे। नहीं नहीं, लेफ्ट साइड पे आ रही है ना। लेफ्ट में ये है कि आप ज्यादा के चलेंगे, जो ट्रेकियल एंड है ना वो तो आपका डीप हो गया, करीना पे चला गया है और दूसरी जो है ना आपकी फॉरवर्ड चली गई है, आपने फॉरवर्ड चले गए। आप राइट ब्रोंकस को आपने बाईपास कर दिया, आगे चले गए जो आप। ट्रैकियल कफ है वो ब्रोंकस में चले गया लेफ्ट में, तो उसमें लेफ्ट में आएगी, राइट में नहीं आएगी। या ब्रोंकस में चला गया या राइट ब्रोंकस पे के आगे आ गया तो उधर आगे एयर आगे एंट्री। जी। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा आप लोग, एक तो दो बंदे ना बोले, इस तरह डिस्टॉर्शन हो रही है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, एक बंदा जरा लाउड एंड क्लियर बताए। वो सर ऐसी है कि अगर आपने बहुत ज्यादा आगे पुश कर दिया ना तो लेफ्ट जो ब्रोंकियल था ना उसका जो पार्ट है वो तो चला गया आगे फॉरवर्ड, जो उसकी ओपनिंग थी ट्रेकियल वो भी जो है ना कैसे या तो कराइना पे चली गई है या फिर जो है ना वो भी राइट साइड के ऊपर होगी, उसने राइट ब्रोंकस को आगे क्रॉस कर दिया, इस वजह से राइट साइड नहीं आ रही। नहीं, अगर राइट ब्रोंकस को क्रॉस कर ली, राइट ब्रोंकस की तरफ तो नहीं जा सकती ना, एक ही नहीं जा सकता, हाँ लेफ्ट की मतलब गई वो है और बल्कि ज्यादा फॉरवर्ड चली गई है। ज्यादा फॉरवर्ड चली गई, सिंपल आंसर ये। जी, अच्छा, अगर हाँ आपने जी। किया है और लेफ्ट साइड पे नहीं आ रही, राइट साइड पे आ रही है सिर्फ, तो इसका क्या मतलब है? तो आप जो है ना वो आपसे रोटेट सही नहीं हुआ था और राइट ब्रोंकस में चले गए वो वाला राइट पार्ट। ब्रोंकस में चले गए हैं, ठीक है। तो वो राइट ब्रोंकस में अगर चले गए हैं तो जो जो ट्रिकल ल्यूमन है उससे लेफ्ट साइड इन्फ्लेट नहीं हो जानी चाहिए, वो भी ज्यादा अंदर चली गई है, ठीक है। जी। अच्छा, अब आपने क्या किया? अब आपने ट्रिकल आपने इन्फ्लेट करके, आपने पहले चेक किया डबल दोनों साइड पे हो रही थी, अब आपने क्या हम्म। किया? आपने ट्रिकल ल्यूमन को आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया, ठीक है, स्लैप किया आपने। अब ब्रोंकियल आप को सर, ब्रोंकियल को आप करेंगे ना इन्फ्लेट 2 to 3 ml, नहीं नहीं, पहले पहले और आपने ट्रिकल ल्यूमन को ट्रेकियल क्लैम्प को कर दिया। ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, ट्रेकियल को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे उसके, और पीछे से जो है ना उसको जो उसका वी कनेक्शन होता है वहां से तो इनको उसको ब्लॉक करेंगे और पीछे जो है ना वो खोल देंगे उसको, ठीक है, और अब इन्फ्लेट करेंगे तो जो है ना लेफ्ट लंग में जो है ना वो आनी चाहिए, राइट लंग में नहीं आनी चाहिए एयर एंट्री जो है। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपने ट्रेकियल को अनक्लैम्प करके आपने ब्रोंकियल को क्लैम्प किया, तो अब किस साइड पे आनी चाहिए? अब राइट साइड सिर्फ आनी चाहिए। राइट साइड पे आनी चाहिए, ठीक है। इसको आप फिर अब कंफर्म करेंगे उससे। ब्रोंकोस्कोप के साथ पेडियाट्रिक ब्रोंकोस्कोप होती है जो 2.3 से 2.8 मिलीमीटर उसका डायमीटर होता है। थ्रू एटीटी आपने जो है ना वो उसकी लोकेशन जो है ना वो पोजीशन आपने चेक करनी है। ट्रेकियल डेफिनेटली आप जो ट्रेकिया में होना चाहिए, और जो ब्रोंकियल है वो लेफ्ट साइड अगर कराइना तक आप पहुँचते हो तो वो आपको वहाँ पे जो है ना ब्लू कलर का जो है ना उसका कफ जो है ना नज़र आना चाहिए, वो ज़्यादा आउट ना हो, बहुत ज़्यादा इन ना हो। ठीक है। अच्छा, राइट साइड के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, वो क्या है? वो ये सर कि जो राइट साइड की जो ट्यूब है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसकी वजह ये है कि राइट ब्रोंकस जो है ना उसका जो अपर लोब होता है वो 2.5 सेंटीमीटर पे जो है ना उसकी ओपनिंग होती है। तो उस ट्यूब में जो है ना वो मर्फी आई जो होती है ना वो साइड पे होती है कप के साथ, ताकि मर्फी जो आइज के अलावा जो है ना ओपनिंग होती है ना एक, वो 2.5 के जो है ना वो डिस्टेंस पे जो है ना कफ के साथ या इंटर कफ भी इवन वो ओपनिंग होती है ताकि अपर लोब जो है ना वो भी वेंटिलेट हो सके।
उसको भी आपने देखना होता है कि वो जो आई है, वो ओपनिंग है, वो उस मेन ब्रोकर्स के साथ जो है ना वो मैच कर रही हो, ठीक है, उसको ब्लॉक ना कर रही हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। और बाकी आपने उसको उससे कर लिया। अगर बिलफर जो है वो आपने ओवर इन्फ्लेट कर दिया है एंडोब्रोंकियल कफ, तो उससे उसकी वजह से भी वो ब्लॉक कर सकता है, ठीक है ना। जी, तो उसके बाद जो नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं कि पोजीशन की वजह से एक ट्यूब डिसलॉज हो सकती है, वो आपने जहन में रखना है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है और वो होता है कि अगर आपका वन लंग वेंटिलेशन के दरमियान में हाइपॉक्सिया हो, ठीक है, तो उसको कैसे मैनेज करना। अतीक भाई ये बताएंगे प्लीज। अतीक भाई किधर है? अतीक भाई अल्हम्दुलिल्लाह जा चुके हैं। भाई मैं चले गया हूँ। नादिर आप बताओ, शाबाश। सर उसमें हम पहले देखना है कि पॉक्सिया किस वक्त हुआ है। इमीडिएट ऑलमोस्ट काफी यही होता है कि इन्फेक्शन के बाद हो जाता है सर, सही ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट और ये चीजें। सही। तो ये हम बेसिकली फिर हमने इसको बचाना ये है कि HPV से ना सर, हाइपोक्सिया पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन होती है, अच्छा, वो इंक्रीज हो जाती है इसमें ना सर, तो उससे हमने इसको बेसिकली बचाना होता है सर। तो उसके लिए हम देखेंगे कि पहले तो रीजन है कि आपको डॉग वाइवे के वगैरह और लिए वो मैंने क्या चीजें चीज देख सिखाई लेंगे। है? मैंने वाइवे के लिए आपको क्या चीज सिखाई है? सबसे पहले आपने कॉल फॉर हेल्प कहना है, 100% ऑक्सीजन जी कर सर। देना है आपने, FiO2 100% कर दिया। ये जो जुमला आपका यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए कि आप देखेंगे कि कौन सी स्टेज पर है, तो इमीडिएटली आप राइट 100% ऑक्सीजन करके कॉल फॉर हेल्प करेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे सर्जन को आप स्टॉप करेंगे, ठीक है। जी सर, और आप रीचेक करेंगे। रीचेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप उसकी जी सर। कंप्लायंस करके देखेंगे। आप उस टाइम पे अगर ऐसा कोई सर्जिकल क्रिटिकल स्टेप नहीं है, तो आप उस साइड पे दोनों साइड के लंग्स को आप इन्फ्लेट कर देंगे। रिफ्लेट कर दें, मतलब ठीक आप ठीक। वो जो डाउन किया हुआ है ना, आप उसको कर देंगे ताकि जी जी। अब उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगी। रिक्रूटमेंट मनूवर आप कर सकते हैं, मतलब आप उसको जो है वो आप उसको लंग को आप रिक्रूट करेंगे, ठीक है। जी सर। तो उसके बाद आपने क्या किया, ये सारा कुछ किया है, सैचुरेशन कुछ इंप्रूव होनी शुरू हुई है, तो आप यू विल गो बैक, ठीक है। और उसके अंदर गो आप क्या बैक। करेंगे, पहले CPAP देंगे या पहले पीप देंगे? सर पहले पीप देंगे सर। पीप 2? सर जो वेंटिलेटेड लंग है ना उसको देंगे। ओके। और साथ आप क्या करेंगे? साथ सर CPAP हेमोडायनामिकली भी देंगे, स्टेबिलिटी देखनी है। CPAP आप देंगे, ठीक है। और जी आप सर। साथ वो एप्निक ऑक्सीजनेशन के बारे में जो बात की थी ना, इंसफ्लेशन भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल राइट। ठीक है। और जी उसके बाद आप वो सारे फैक्टर्स देखेंगे कि जिसकी वजह से जो हाइपॉक्सिक। जी जी, डॉक्टर कुरुतलैन आप कुछ बोलना चाहती हैं, प्लीज ऐड ऑन। सर मैं कह रही एपनिक, वो क्या बता रहे थे कि उसमें क्या करते हैं एपनिक? एप्निक ऑक्सीजनेशन क्या होती है, हाँ जी आप बताइए, सर, मुझे नहीं पता। सोचे जरा। एप्निक ऑक्सीजनेशन ये मतलब इसके में अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो सारी गुफ्तगू है ना, उसमें से बहुत सारी बातें हम रेपिटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सही मानों में फायदा उठाना चाहती हैं तो आप बाकी भी सुन लीजिए, क्योंकि तरतीब से हम लोगों ने बिल्कुल एक स्क्रैच से काम शुरू किया था। ये वो चीजें हैं जो MBBS फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी थी, वो हमने डिस्कस की हैं। और इसी तरीके से तो मतलब बेसिकली मैं रिपीट कर देता हूँ। ये एप्निक ऑक्सीजनेशन का मतलब ये होता है कि आपने जिस लंग को आप वेंटिलेट नहीं कर रहे, नाम से पता क्या लग रहा है, एप्निक है ना, जी एप्निक है ना, और साथ ऑक्सीजनेशन आप कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ऑपरेटेड लंग होता है ना, उसके अंदर आप उसके अंदर इंसफ्लेट कर रहे होते हैं ऑक्सीजन। तो वो पैसिव डिफ्यूजन के जरिए जो है ना कुछ ऑक्सीजन जा रही होती है। दैट इज कॉल्ड एज एप्निक ऑक्सीजनेशन, ठीक है। और यही मैकेनिज्म यूज होता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेशन में। जी सर। जो ऑसिलेशन वेंटिलेशन होती है उसके अंदर भी यही प्रिंसिपल होता है। तो एप्निक ऑक्सीजनेशन होता है, या आप CPAP लगा दें। ओके, अगर ये सारी चीजें फेल हो गई तो लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है? सर ECMO। नहीं यार, उससे पहले। नहीं वो तो बहुत ज्यादा है सर। डबल लंग वेंटिलेशन करेंगे ना ये लास्ट तो में। सारी सर ने चीज बता और दिया ना। आसिफ भाई, ये और तो उसके सारा बाद भी अगर नहीं हुआ तो
पल्मोनरी आर्टरी का वो क्लैंपिंग होती है बाय सर्जन सर्जन। को आप कहेंगे कि भाई पल्मोनरी आर्टरी लाइगेशन करे, ठीक है। और उसके बाद आपने जो एक्मो बोला है वो सारी बातें कर सकते हैं, और उसके बाद भी नहीं होता तो सिर्फ अल्लाह से आप दुआ करें कि मरीज बच जाए, ठीक है। आमीन। सारी चीजें अगर फेल हो गई हैं तो फिर यही आपके पास ऑप्शन रह जाती है ना कि अल्लाह से दुआ करें। हाँ, फिर हम भी बच जाएं सर, बच जाएंगे ना सर, पेशेंट बच गया तो। पेशेंट बच गया तो ठीक है। बाकी होता है कि इसके अंदर आपने वही थ्योरीज आपने जेहन में रखनी है कि आपने लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने परमिसिव हाइपरकैप्निया कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये सारी चीजें होती हैं। एक पेशेंट जो ऑलरेडी हाइपरकैप्निक है, अगर उसको ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप उसको अलाउ कर सकते हैं उसी चीज को ना। तो ये मैंने मोटी मोटी बातें डिस्कस की हैं। एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन ये आता है भाई कि एक पेशेंट है, वन लंग वेंटिलेशन हो रही थी, दरमियान में हाइपोक्सिया हो गया है, वो कॉज पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि आप क्या करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू, व्हाट इज द सेकंड थिंग टू डू, ठीक है। तो वो उसके अंदर सबसे पहले 100% ऑक्सीजन है, उसके बाद आप लंग रिक्रूटमेंट है, उसके बाद आपकी जो है वो जो है आपकी पीप और सीपैप है, और उसके बाद आपका जो इंटरमिटेंट अगर बार बार हो रही है तो आप इंटरमिटेंट आप उसको जो है वो आपने डबल लंग वेंटिलेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। और आप वो फैक्टर्स के जिनसे हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेज़ोकंस्ट्रिक्शन जो इनहिबिट हो रही है उसको आप इनहिबिट रखेंगे, या आप एनेस्थीसिया का जो एजेंट है अगर आपसे कोई कंपैरिजन में पूछे तो एक तो ये कि वेंटिलेशन में प्रॉब्लम है तो क्या टीवा का रोल होगा इसके अंदर? जी आसिम भाई, एनीवन? जमील, इसमें टीवा का रोल होगा? मुझे नहीं याद, क्योंकि ऐसी कंडीशन इवन यही वो है वो, हाँ हो भी सकते हैं, मगर अगर जॉन कहते हैं कि ये जो पल्मोनरी जो है ना वैसो कंस्ट्रिक्शन है हाइपोक्सिक, ये लोकल मैकेनिज्म है, अगर लोकल मैनिपुलेशन करेंगे लंग्स की तो वहाँ पे जो है ना वो फिर भी होती है। अगर आप इनहेलेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर टीवा यूज़ कर रहे हैं, तो लोकल लंग मैनिपुलेशन से जो है ना वो भी हो जाता असल में मेरा पॉइंट ये नहीं है, आप मेरे पॉइंट को अप्रिशिएट करें, जरा सोचें जरा। इनहेलेशनल एजेंट में से और आईवी एजेंट में से किसका पल्मोनरी वैस्कुलेचर पे कम इफेक्ट होता है? डेफिनेटली जो इंट्रावेनस है जो ये। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ ये बात अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात यही सेम चीज है कि जो अक्सर लेजर सर्जरी होती है ट्रेकियल सबग्लॉटिक स्टेनोसिस के लिए, जो डायलिटेशन करते हैं या लेजर सर्जरी करते हैं, तो उसके अंदर भी आपको अगर आप अपने एनेस्थीसिया में प्रीडोमिनेंटली आप टीवा रखें तो उसको आपको उसका एडवांटेज ये होगा कि आपको जो डेप्थ जो स्विंग्स ऑफ डेप्थ आ सकती हैं वो प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, ठीक है। मतलब क्योंकि अगर वो बीच में एपनिया कर दिया है या बीच में वेंटिलेशन नहीं हो रही प्रॉपरली, लीक हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बेहतर है कि एक तो वो पोल्यूशन होगी, पता लगे थोड़ी देर के बाद सर्जन ही बेहोश हो जाए गैस खा खा के, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि आप टीवा दे दें, टीवा विल हैव एडवांटेज, ठीक है। और हाइपोक्सिक पल्मोनरी वेज़ोकंस्ट्रिक्शन क्या होती है, किन किन चीज़ों से इनहिबिट होती है, ठीक है, और वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो पिछले 5-6 सेशन जो है वो हमारे सुन ले, उसके अंदर यही सारी बातें डिस्कस की। और मज़े की बात है कि जिन लोगों ने डबल न्यूमन ट्यूब के बारे में बातें की थी वो सारे गायब हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कोई भी मौजूद नहीं है, ना राबिया है, ना अतीक भाई हैं। और किसने डबल न्यूमन ट्यूब के बारे में पूछा था? सर मैं मौजूद हूँ सर। वाह, चलें जी, आ जाएं, वेलकम बैक। जब मुश्किल सवाल पूछने का वक्त आता है तो अतीक भाई हमें ना अकेले छोड़ के और स्कर्दू के अंदर ना सर्दी खाने के लिए बाहर चले जाते हैं, ठीक है। सर यहाँ पे लाइट गायब हो जाती है सर, ये जो जब आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाता है सर ये 4-5 दफा लाइट चली जाती है, क्या करें? बिल्कुल, वो मेरे डर से तो लाइट जानी है ना, जरूर, जाहिर बात है। अच्छा, एनीवेज अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो है आपका जो सीओपीडी है ये क्या किस बला का नाम है? अतीक भाई जल्दी से बताएं, व्हाट इज सीओपीडी? सर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है सर। इसमें सर एम्फेजिमा भी होती है और सर ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस भी होते हैं सर। इसमें 3 है और सर इसमें कुछ लोग शामिल करते हैं इसको, अस्थमा को भी शामिल करते हैं या इसको तरह अलग एंटिटी के साथ रखते हैं। ओके, अब आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि व्हाट इज सीओपीडी तो आप उसको क्या जवाब देंगे?
सर जो COPD है दैट इज अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, ठीक है, दैट इज इरिवर्सिबल। मैं सर इसमें कहूँगा कि इट इज इरिवर्सिबल, मतलब सर देखें, अगर आप इसको बीमारियों की उसमें करें तो मेनली ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज है या इन्फेक्टिव डिजीज है या रिस्ट्रिक्टिव डिजीज है, ये क्या है? सर इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी है, प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी है ऑफ द लंग, और इसके अलावा जो एयर फ्लो लिमिटेशंस के अंदर भी होती है, और इसके अलावा सर इसमें स्मॉलर एयरवे डिजीज भी इसको कह सकते हैं, या उसको आप ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज भी कह सकते हैं इसको सर। अच्छा, मतलब देखें, और आपने अभी बोला था ना कि एस्थमा को सीओपीडी में डालते हैं, तो भाई एस्थमा और सीओपीडी के दरमियान में यही तो डिफरेंस है। इसमें सर इसमें सर वो रिवर्सिबल होती है, ये इरिवर्सिबल होती है। नहीं, ये भी 100%। इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक इसका आप ये कह लें कि दिस विच इज नॉट फुली रिवर्सिबल। अगर आप इसको मेनली ये कहें कि सीओपीडी इज आल्सो एन रिएक्टिव एयरवे डिजीज व्हिच हैज सम irreversible component, ठीक है, सही है सर, and it is mainly because of chronic inflammation, either because of for any cause whatsoever there is chronic inflammatory response which is now damaging the lungs parenchyma, ठीक है, जो lungs parenchyma को कर रहा है वो chronic inflammation हो के फाइब्रोसिस होना शुरू हो गया है, वहां पर फिर VQ मिसमैच शुरू हो जाएगा। इधर या तो वहां पर अगर कोई इलास्टिन की प्रॉब्लम है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है, तो उसमें एम्फाइसेमेटस पिक्चर होगी, और अगर उसके अंदर ब्रोंकाइटिस का है। अच्छा, व्हाट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस? सर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो ना सर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस सर वो है जिसमें कफ जो है वो फॉर मोर देन 3 months इन 2 consecutive years में, ठीक है। तो आप उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा को किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं? सर एम्फाइसीमा में सर आपका जो डिस्ट्रक्शन ऑफ द इलास्टिक एंड कोलेजन नेटवर्क होती है, और सर जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में है वो इसमें वही सर वही जो पिंक पफर और ब्लू वाला सर वो उस पे जरिए से करेंगे सर। नहीं, ये आपने एग्जाम में कैसे बताना है? एग्जाम में तो ऐसे नहीं बताएंगे ना। इसमें सर ये क्या फर्क होता है पिंक पफर और ब्लू ब्लॉटर्स में? ये क्यों कहते हैं इसको? सर पिंक पफर जो है ना वो दैट इज वो बिल्कुल थिन होते हैं, और ये एम्फाइसीमा में होते हैं सर, और इसमें सर कलर उनका जो है वो पिंक है, लेकिन वो थिन होते हैं, और कफ भी करते होते हैं, कफ के साथ ही भी मौजूद होते हैं, और वो प्रोडक्ट कफ के साथ रिप्रेजेंट करते होते हैं। अच्छा, और जो ब्लू ब्लोटर है वो क्या होता है? सर जो ब्लू ब्लोटर है सर वो थोड़ा सा बल्कि से होते हैं, और ये आप बल्कि और इसके ऊपर क्यों इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं? क्या ये इंपॉर्टेंट बात है? नहीं सर, क्या जो मोटे बंदे हैं या पतले बंदे हैं वो आपस में एम्फाइसीमा और ब्रोंकाइटिस ये चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। तो फिर क्यों आप बार बार एक ही बात पे स्ट्रेस दे रहे हैं? इसकी मैकेनिज्म बताइए ना। उसके अंदर एक के अंदर ऑक्सीजन, एक के अंदर सर ऑटो सर इस एक के अंदर सर आपकी वो होती है, इसकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है सर। मुझे बताएं कि वो जो लिप की पर्सिंग की जाती है, जो पर्स लिप करके वो जो करते हैं, वो कौन सा वाला होता है? जो लिप पर्सिंग वाला जो होता है वो दैट इज जिसमें एक्सेसरी इस्तेमाल इसमें एक्सेसरी मसाले का इस्तेमाल होता है। इन दोनों में से कौन सा है? रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में बेसिकली सर वो उसमें ये आ जाएगा ना अस्थमा। नो। देखें, अभी हमने बात की है कि देखें, बात समझने की, अगर आप रट्टा मारेंगे ना तो ये कभी भी याद नहीं होगा। अल्लाह के फजल से जब रट्टा मारा है तब तक भूला हूं, मुझे तो रट्टे वाली कोई चीज याद ही नहीं रहती, ठीक है।
ज़हन में रखें कि कौन सी इन दो, अब आप अतीक भाई आपने ही बताना है इन दो में, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर इलास्टिन खत्म हो गया है? सर ये वो है सर इस पे जो है ना वो एम्फेजिमा है, ये तो मुझे पता है सर। शुक्रिया। तो अब एम्फाइसीमा के अंदर ही ये होती है प्रॉब्लम ना, क्योंकि अब उनके लंग्स जो है ना वो आप समझ लीजिए कि उनके ना इलास्टिसिटी खत्म हो गई है और वो किसी तरीके से वो अंदर प्रेशर डेवलप करके उसने बाहर निकालना है उनको, तो इसलिए वो लिप को पर्स करके और एक प्रेशर जनरेट करते हैं। इसके अलावा सर एक और डिफरेंस भी है कि रोंकाई जो है ना वो दैट इज प्रेजेंट इन ब्लू ब्लॉटर, और जबकि पिंक पफर में रोंकाई नहीं होती। और जो देखें अब आप बहुत बड़ा देखें अतीक भाई, मेरी एक बात सुनिए। एक तो पहली बात ये कि आप ये आपने जब आपसे वो सवाल पूछेंगे ना, आपने उनको ये जवाब देना है कि क्रॉनिक ये जो सीओपीडी है, it has two features but there is no isolation that this patient he has only pink puffer and this is an isolated case with no chronic bronchitis या with no emphysema. Actually they have a combination, ठीक है? एक ही पेशेंट के अंदर दोनों पिक्चर्स भी हो सकती हैं, ठीक है? एक पेशेंट स्मोकर भी हो सकता है, उसको बार बार कफ भी हो सकती है और उसके अंदर बाद में एम्फाइसीमा भी डेवलप हो जाता है। तो पहली तो बात आप ये बार बार आप ये कह रहे हैं कि दोनों चीजें आइसोलेटेड नहीं होती, ये अब आप ये बोल रहे हैं कि उसके अंदर रोंकाई नहीं होता, ये क्या बात आपकी ठीक है? सर अगर खाली आइसोलेटेड किस्म का अगर वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो तो उसमें सर रोंकाई जो है ना ज्यादा होते हैं ऑन ऑक्लूटेशन, और उसमें जो है ना रोंकाई होंगे लेकिन ब्रेथ साउंड्स कम होंगे, लेकिन रोंकाई जो है ना वो that would not be present. जो आप उसमें ये बोलें कि प्रीडोमिनेंटली जो जिसके अंदर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का एलिमेंट ज्यादा है उसके अंदर रोंकाई कफ और जो हाइपोक्सीमिया है वो ज्यादा सीवियर होगा, ठीक है? जबकि जो एम्फाइसेमेटस होगा उसके अंदर जो है ना वो बेसिकली आप ये समझ लें कि कफ और ये जो आप बता रहे हैं ना जो वीजिंग है वो रिलेटिवली कम हो सकती है, ये आप बोलेंगे इस तरीके से। अच्छा सर, इसके अलावा सर ऑन एक्सरे सर इसमें जो ना जो इंक्रीज वस्कुलर मार्किंग होती है इन ब्लू ब्लॉटर्स में, और उसमें जो है हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होते हैं इन एम्फिसेमेटस लंग, ठीक है? और इसके अलावा सर जो हेमोग्लोबिन है दैट वुड बी मोर इन ब्लू ब्लॉटर्स, और हेमोग्लोबिन वुड बी लेस इन पिंक पफर्स। पिंक पफर में हीमोग्लोबिन कम होगी? कम नहीं होगी सर, बनिस्बत उसके मतलब उसकी थोड़ी सी कम होगी। वो क्यों? आप बोल सही रहे हैं लेकिन वजह क्या है? अच्छा, इसमें सर ये है कि जो ब्लू ब्लॉटर्स है उसमें बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया हाइपोक्सीमिया की वजह से। देखिए बेसिकली देखें ना, जो रेड सेल मास होगा वो हाइपोक्सिया की वजह से होगा ना, तो जिसमें जी सर। हाइपोक्सिया ज्यादा हो रहा है उसके अंदर रेड सेल में एज अ रिजल्ट जो है ना वो पॉलीसाइथीमिया ज्यादा हो रहा है, तो ये रीजन होती है। अच्छा, उसके बाद अब आपसे अगला क्वेश्चन, अब आप इसकी डिफरेंशिएशन को खत्म कर दें। वैसे सीओपीडी के पेशेंट में अब हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपने जल्दी से उसको समराइज करें। हाउ टू असेस द सिवियरिटी ऑफ सीओपीडी, आप उसमें कैसे कहेंगे कि भाई इसके अंदर कितनी सिवियरिटी है, और उसको आप कैसे प्री ऑपरेटिव पीरियड में आप उसको कैसे कौन कौन सी चीजें करके आप ऑप्टिमाइज करेंगे? पहले बताएंगे सिवियर, पहले ऑप्टिमाइजेशन बाद में बतानी है। पहले बताइए कि उसको सिवियरिटी को कैसे असेस करेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे आपके पास? सर एक तो सर हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी मतलब हिस्ट्री और वो सारा कुछ ला के इसके बाद हम साइंस में चेक करेंगे, साइंस सिम्टम्स भी चेक करेंगे। साइंस और सिम्टम्स में से उसमें हम वी विल सेट चेक करेंगे कि टिकेपनिया है या नहीं है, साइनोसिस है या कि नहीं है साइनोसिस। इसके अलावा एक्सेसरी ये जुमला क्या आपने बोलना है इसके लिए ज्यादा बेहतर सारी बातों के साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है? रेस्पिरेटरी फेलियर, उसमें सर वो हम चेक करेंगे कि टिकेपनिया है, साइनोसिस है, एक्सेसरी मसल यूज कर रहा है, डेपोसिटेशन है या पेरिफ्लेटेड लंग्स हैं या नहीं है। इसके अलावा जो है ना पल्सर प्रोडक्सिस मौजूद है, वीज मौजूद है कि नहीं है सर, और हाइपरकैप्निया के साइंस है या नहीं। और उसके बाद और क्या करेंगे? इसके अलावा इसको जब लंग फंक्शन टेस्ट में करेंगे तो देन वी विल सी के इसमें जो है ना FEU1 के जरिए से देख करेंगे वो रिड्यूस्ड होगी। इसके अलावा रिड्यूस्ड आपका फोर्स वाइटल कैपेसिटी होगी, आपका रेजिडुअल वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा, FRC आपका इंक्रीज होगा,
और टोटल लंग कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होगी और डिफ्यूजिंग कैपेसिटी आपकी रिड्यूस होगी इन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। और इसमें सर इसके अलावा जो ड्राइंग ऑफ दी ऑन एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन के अंदर ये होगा कि सर एक तो सर वो मैंने सारी ट्रेकियल टक वगैरह बता दिए। इसमें सुप्राक्लेविकुलर नोड्स हम चेक करेंगे, जीवीपी का चेक करेंगे और चेस्ट बैरल होगा तो इसका मतलब आप यानी कि इन्वेस्टिगेशन के बाद आप डायरेक्टली दोबारा से एग्जामिनेशन पे चले गए। अब आप इन्वेस्टिगेशन पे पहुंच गए तो आप इन्वेस्टिगेशंस को तरतीब से बता दीजिए ना कौन कौन सी। देखिए मेरी एक तो आप फिर वही गलती कर रहे हैं। आप प्लीज एक लम्हे के लिए पहले गो में आप पहले इन्वेस्टिगेशन को चॉक आउट क्यों नहीं करके बता देते कि इसके अंदर हम लंग मैकेनिक्स को कैसे देखेंगे, बिकॉज विद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमेट्री, एक बात हो गई। हम देखेंगे कि इसके अंदर कोई सीओपीडी की वजह से हार्ट फेलियर के साइंस एंड सिम्टम्स अगर हैं तो आप उसके हार्ट फेलियर के को देखने के लिए आप उसकी एको करवाएंगे। अगर आपने उसका जो लंग का जो एक्सचेंज का फंक्शन है उसको देखने के लिए आप क्या टेस्ट कराएंगे अतीक भाई? जी कोई और टेक ओवर कर ले यार। डीएलसीओ पहले नहीं बताना भाई, ए बी चीज बताना है। डीएलसीओ कभी जिंदगी, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप लोगों में से किसी ने, मैं तो आई एम येट टू सी डीएलसीओ, बट डीएलसीओ कभी जिंदगी में किसी ने देखा है? नहीं मैंने नहीं देखा। शुक्रिया। तो आप सबसे पहले डीएलसीओ क्यों बता रहे हैं? सबसे पहले एबीजीज करवाएंगे, ईसीजी करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, ठीक है। और जो अगर कोई और उसकी मेडिकेशन ले रहा है, जो मेडिकेशन की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर वो हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट ले रहा है तो जो है उसका, अगर वो मिसाल के तौर पे डाइजॉक्सिन ले रहा है या वो कोई जो है आपके वो ले रहा है डायूरेटिक्स ले रहा है, तो उससे रिलेटेड रेलिवेंट आप उसमें आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा सकते हैं। अगर हार्ट फेलियर की वजह से उसको बैक प्रेशर की वजह से लिवर डिसफंक्शन के हो रहा है तो आप लिवर फंक्शंस करवाएंगे, ठीक है। अगर वो पेशेंट क्रॉनिक स्टीरॉइड्स पे है तो स्टीरॉइड्स से रिलेटेड उसकी जो है वो हो सकता है रीनल डिसफंक्शन हो, तो आप ये सारी चीजों को आप कवर अप करेंगे, है ना। कुशिंग सिंड्रोम, ये सारी चीजें, हाँ हाइपरटेंशन। हाँ जी, ये तो इसके अंदर तो देखें, एक सीओपीडी के अंदर तो आपकी पूरी तमाम दुनिया की मेडिसिन उसमें आ सकती है, ठीक है। नादिर आप इस आंसर को थोड़ा सा इंप्रूव करके बताओ, शाबाश। सिवियरिटी ऑफ एस्थमा, सिवियरिटी ऑफ सीओपीडी। इसमें तो सर एक क्लिनिकल और हिस्ट्री पूछ के फिर हम सर वो जो गोल्ड क्लासिफिकेशन है इसकी सिवियरिटी की वो हम सर बताएंगे ना, कि माइल्ड, मॉडरेट और सवेयर और वेरी सवेयर। देखिए मेरी एक बात सुने, ये टेबल वाई आपका, क्योंकि टेबल वाई मैं आपके रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, आपने जो जुमला है वो याद कर लें। I will evaluate on the basis of history, examination and relevant investigation the severity of COPD, and I will be my aim will be to see the reversible component. Okay, my aim is to see any aggravation. My aim will be to see any heart failure. ये तीन चीजें आपने उनको जरूर शो करके बतानी है कि ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई सिवियरिटी, अब आपने गोल्ड क्लास, अब आप फिर वही बात है कि मैं जितना आप लोगों को खींच के किताबों से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, आप लोग किताबों से बाहर नहीं निकलते। गोल्ड क्लासिफिकेशन का नाम ले दें आप, लेकिन उसके बारे में ज्यादा गोल्ड क्लासिफिकेशन में देखते क्या चीज है? सर FE1 प्रेडिक्टेड देखते हैं ना, FE1 बोले ना कि आप उसकी, अगर आपने गोल्ड क्लासिफिकेशन का नाम नहीं बताया ना तो आपको कोई फेल नहीं करेगा, लेकिन आपने अगर गोल्ड क्लासिफिकेशन के नाम बता के आप FE1 का नाम नहीं लिया तो आप फेल हो सकते हैं, ठीक है। राइट सर, तो ये हो गई चीज। और जो COPD के पेशेंट के अंदर आपने हार्ट फेलियर का नाम नहीं लिया तो आप फेल हैं। और पल्मोनरी का कंपोनेंट है उसका, एक हार्ट फेल का बताया, फिर तीसरा क्या बताया कि क्या उनको बताना है? फिर हार्ट फेलियर हो गया, एक ट्रिगरिंग फैक्टर हो गए, और ऑप्टिमाइजेशन या क्या? ऑप्टिमाइजेशन ना, देखें अगर उसके अंदर रिवर्सिबल कंपोनेंट क्या है उसको देखेंगे। जो आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन होगा वो फोकस्ड होगा कि इसके अंदर कितनी एग्जर्सर्बेशन हुई है। अभी तक मैं आई एम येट टू लिसन फ्रॉम एनी वन ऑफ यू स्मोकिंग, वी विल स्टॉप द स्मोकिंग, ठीक है।
अगर उसके अंदर जी। स्मोकिंग है तो आप स्मोकिंग को सेसेट करेंगे, अगर उसके अंदर एग्जर्बेशन है तो उसके अंदर एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉयड, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, इंसेंटिव Right. स्पायरोमेट्री, चेस्ट फिजियो, पोस्चरल ड्रेनेज, ब्रोंकोडायलेटर्स, और जो बाकी उसकी जो चीजें हैं उससे रिलेटेड, जो हार्ट फेलियर से रिलेटेड है। हार्ट फेलियर का बाय द वे कॉमन कौन कौन से ग्रुप ऑफ मेडिसिन जारी होती हैं, ये कौन कौन सी मेडिसिन पे होते हैं जो हार्ट फेलियर होता है इनकी वजह, सीओपीडी की वजह से? फुरोसमाइड है और डिजॉक्सिन है सर। और सर स्पाइरोलैक्टोन में भी होता है पोटेशियम स्पेयरिंग जो और ओके, ठीक है, यही कॉमन इसके अंदर यही चीजें हैं, ठीक है ना? राइट। तो ईसीजी के अंदर क्या फाइंडिंग हो सकती है? सर रेट ज्यादा हो सकता है पर हार्ट रेट ओके, देखा है। और सर रिदम में भी सर रिदमियाज भी होते हैं क्योंकि सेवेरिटी है तो उसमें फिर वो पेशेंट राइट हार्ट स्टेन, Right. स्टेन, ठीक है, राइट एक्सिस डिविएशन, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ठीक है ना, हाइपरट्रोफी। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मतलब लाइक ये कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन के वाले फीचर्स आ जाएंगे। और एक्सरे में क्या क्या फाइंडिंग होगी वो पहले बता दिया है, एक्सरे के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है, तो वो चीज हो गई है, ठीक है। और उसके बाद आपके जो बाकी सर वही देखना है ट्रीटमेंट के लिए कि अगर वो स्टेरॉइड ले रहा था तो कितनी ले रहा था और उसको फिर स्टीरॉइड, आपको स्टीरॉइड अगर वो क्रोनिक स्टीरॉइड पे है या वो अगर एक्यूटली ले रहा है तो आपने स्टीरॉइड रिप्लेसमेंट के बारे में आपने यही कंसर्न में आपने ये बता देना है, ठीक है ना। कंसर्न तो आपका टेबल बाय के रेफरेंस से या वैसे नॉलेज के रेफरेंस से भी यही है, ध्यान में रखें कि आपने ये कहना है कि सीओपीडी का दिमाग में उन्होंने बोल दिया ना तो ये जुमला रट्टा मार लो, याद कर लो। I will evaluate the patient on the basis of history, examination, and relative investigation, and my main focus will be to see the reversible component, treat any exacerbation with steroid antibiotics, and treat heart failure, and improve the pulmonary functions as much as possible, ठीक है। अगर आपने ये उनको बता दिया अब आप पास है, अब आपको सीओपीडी के रेफरेंस से सवाल में आप फेल नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसके बाद आपसे वो जितनी डिटेल पूछते जाएं आप उनको बताते जाएं। आप उसको जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में आप उसको एबीजीज और इस पे रहें, और एबीजीज में बता के आपसे साथ ये कहें कि आपने बेस लाइन देखना भी है और साथ आपने उस बेस जो उसकी बेस लाइन है ट्रीटमेंट के बाद आपने उस बेस लाइन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि अगर उसको CO2 पहले से ज्यादा है और आपने CO2 वॉश आउट कर दिया या उसका हाइपोक्सिया है क्रॉनिक और उसमें आपने उसके हाइपोक्सिया को करेक्ट कर दिया तो वो पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव एपनिया में चला जाएगा, ठीक है। ये उसमें फोकस होता है। तो सीओपीडी के अंदर यही बातें हैं कि जो बार बार पूछ के यही सारी बातें घूम फिर के आएंगी, ठीक है जी सर। और अच्छा, इंट्रा ऑपरेटिवली मैं टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ राबिया, इसका टू द पॉइंट आंसर आपने देना है। एक सीओपीडी के पेशेंट में इंट्रा ऑपरेटिव क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? एक सीओपीडी का पेशेंट है, जीए में आप करवा रहे हैं, इंट्रा ऑपरेटिवली क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? सर इंट्राऑपरेटिवली ब्रोंकोस्पैज, ओके सर इसके अलावा एक सेकंड आपका आंसर बेहतर होना चाहिए। ब्रोंकोस्पैज्म आपको मरीज आवाज देके कहेगा कि डॉक्टर राबिया मुझे ब्रोंकोस्पैज्म हो गया है। इंडक्शन से देखेंगे ना कि नहीं, एक मिनट अब आप नादिर आप उसको बताने दो। जी राबिया, जी जी आपको कैसे पता चलेगा कि उसको ब्रोंकोस्पैज्म हो गया? सर इंक्रीज एयरवे प्रेशर्स। थैंक यू वेरी मच। ओके, और सर उसके अलावा न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स भी बाद में पता चलेगा। इंक्रीज एयरवे प्रेशर के बाद कौन सी, देखो चीजें मिस ना करो। हाइपोक्सिया बेसिक, देखो बिल्कुल कॉमन चीज भूल गई हो आप, न्यूमोथोरैक्स पहले हो गया। जी जी सर, वो आप सही कह रही हो, लेकिन क्लिनिकली क्या होगा? अगर न्यूमोथोरैक्स भी हो गया तो क्लिनिकली इंट्रा ऑपरेटिवली आपको पता कैसे चलेगा कि न्यूमोथोरैक्स हो गया? या तो रेज्ड एयरवे प्रेशर्स होंगे या उसका हीमोडायनामिक कोलैप्स होगा। जी सर। अगर न्यूमोथोरैक्स हो गया है तो न्यूमोथोरैक्स भी मरीज तो नहीं बताएगा आपको। जी सर। खाली इंक्रीज एयरवे प्रेशर से भी आपको ये तो नहीं पता लगेगा कि उसका न्यूमोथोरैक्स हो गया है, ठीक है। तो आप ये इसको ट्रिक को मिस ना करो। पता है आपको
लेकिन आप हमेशा ब्रोंकोस्पैज़म ही मुंह से निकलता है। आप इंक्रीज एयरवे प्रेशर आपने बोलना है, आपने हाइपोक्सिया बोलना है, ठीक है। आपने जी कहा है कि हो सकता है कि उसको कोई हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाए, ठीक है जी प्लस एट द सेम टाइम आप हो सकता है कि उस टाइम पे पेशेंट की डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया जो है वो ऑल्टर हुई हो, ठीक है। सर इंक्रीज सिक्रीशंस हो सकती हैं। वेरी गुड, इंक्रीज सिक्रीशंस हो सकती हैं, ब्लॉक होने की रीजन, वो तो उसकी ब्लॉक होने की रीजन में आ जाएगी ना, ठीक है। जी सर, तो दैट कैन आल्सो लीड टू ब्रोंकोस्पैज्म सर, तो वो उस तरफ जाएगा। ओके, अगर आपने रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स आपने प्रॉपर सेट नहीं किए तो हो सकता है कि उसके अंदर ऑटोपिप डेवलप हो रही हो, उसके अंदर जो है वो प्रॉपरली वेंटिलेट ना हो रहा हो, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है ना। जी सर। तो ये क्वेश्चन है, तो ये इसके अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ इंट्राऑपरेटिव इंक्रीज एयरवे प्रेशर्स? सर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लाइट जनरल एनेस्थीसिया, प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया, उसके अलावा ट्यूब किंकिंग, एंडोब्रोंकियल इंटुबेशन, एयरवे सेक्रीशंस, सर उसके अलावा न्यूमोथोरिक्स, पल्मी एम्बोलिज्म, पल्मी एडीमा, स्टक एयरवे, जो हमारे अगर मशीन की तरफ चले जाएं तो सर इंस्पेटी एक्सपेटी वाल्व स्टक एंड तो मतलब बेसिकली आपने अभी भी ये बताया है क्योंकि आप इतना बोल बोल के आपको याद हो गया, लेकिन आपने तरतीब से नहीं बताया, ठीक है। या आपने इतनी दफा याद बोला है कि आपको याद हो गया है, लेकिन अभी भी आपने सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को पहले बता दें कि whenever there is increased airway pressure in a patient with COPD, you should be thinking of something serious. So you have to rule out any other coexisting hemodynamic instability to rule out any pneumothorax, okay, and then आपका बाकी चीजें, ठीक है ना, राइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया और वो सारी चीजें आपने बतानी है कि आपने उनको बता के कहना है कि आपकी अप्रोच यही होगी, जो उसको ट्रीट करेंगे ना तो आप वही होगी कि इमीडिएटली टेक ऑन बैग मास्क वेंटिलेशन, मेक 100% ऑक्सीजन, check out in any need for giving increasing depth of anesthesia, giving an analgesia or muscle relaxation, ठीक है। और एंड एट द सेम टाइम रूलिंग आउट, आपने बायलैटरल ऑस्कल्टेट किया और आपने देखा कि उस वक्त क्या कोई क्रिटिकल ऐसा स्टेप तो नहीं हो रहा, कोई ऐसी मतलब यही कि साथ ही आप इक्विपमेंट के बारे में बता दें, ठीक है। तो ये आंसर आपका मुकम्मल हो गया। अच्छा, सीओपीडी के पेशेंट में एक और प्रॉब्लम होती है, चलें अब आप आ जाए पोस्ट ऑपरेटिवली। एक पेशेंट है जिसकी सीओपीडी है तो उसकी पोस्ट ऑपरेटिव जीए में हुआ है, अंडर जीए ना, अपर एब्डोमिनल सर्जरी हुई थी उसकी। तो अब उसकी पोस्ट ऑपरेटिव क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए? सर सेपरेटिवली अगेन जो है इंक्रीज सिक्रीशन, हाइपोक्सिया, एटिलेक्टेसिस की वजह से, और ब्रोंकोस्पैज, ब्रोंकोनिमोनिया, रेस्पिरेटरी फेलियर, ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला एंड ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला, ओके, और सर पल्मी एम्बोलिज्म एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। वो आपको बेसिकली इसके अंदर विस्कोसिटी ब्लड ज्यादा होती है ना, ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तो इसके अंदर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का चांसेस एक रीजन ये भी होती है, ठीक है ना। जी सर। और दूसरे आपने ये बताना है कि ये जुमला अच्छे जुमले याद करो ना। It is COPD with upper abdominal surgery is a high risk for post-operative post-operative pulmonary morbidity and mortality, ठीक है। सर दोबारा बोल रहे हैं, आपकी आवाज कट गई थी। मैं कह रहा हूं कि it is associated patient with COPD going especially for an upper abdominal surgery is at high risk for pulmonary morbidity and mortality, okay। यही जुमला आप कार्डियोवैस्कुलर के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका जो है ना, अच्छा अब अगला, अब हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट से बहुत सारी बातें तो हम कर चुके हैं, हिस्टामिन रिलीजिंग और वो सारा कुछ। एक इसमें मुझे बताएं कि व्हाट इज, थोड़ा सा उसको हम डिटेल से कर लेते हैं क्योंकि ये आपको सिनेरियो, व्हाट इज द रोल ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया इन पेशेंट्स विद सीओपीडी?
Sir, again, it's in patient the choice. It is a good choice of anesthesia in a patient having COPD because by this approach we can avoid the manipulation of airway, which can lead to bronchospasm, and also it can help in reducing the post-op complication and post-op pain management, and it help in preventing the help in doing incentive spirometry and chest physiotherapy for post-op अर्ली एम्बुलेशन, आप जुमला बोलना चाह रही हैं, अर्ली एम्बुलेशन एंड मोबिलाइजेशन, ठीक है? Yes. और अब लेकिन सर मुझे सर एक दो चीजें आपने पहले जो बताई थी कि इस तरह का हाई स्पैनल वाले और एपिड्यूरल वाले जो वो बताइए। अब आपकी प्रैक्टिस है, ये तो कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको पता ही है, बताइए शाबाश। अब प्रॉब्लम क्या होती है इसमें सर? आपको एक्सेसरी मसल की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है जिसकी वजह से आपकी इनफेक्टिव कफ और रिटेंशन हो जाती है ऑफ दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया सर। और नहीं, अभी जुमला और भी थोड़ा सा बोलना है, ठीक है? वो जुमला थोड़ा सा और ये बोलना है कि जो है ये पेशेंट जो है दे समटाइम्स व्हेन दे हैव एलिमेंट ऑफ कार्डिक फेलियर और हाइपोक्सिया दे आर needing like they are unable to lie flat on the bed, ठीक है? So they need they because of orthopnea they are unable to lie flat on the bed. तो आपने ये भी आपका एक प्री ऑपरेटिव कंसिडरेशन है, इसलिए लोग बड़े मजे से कह देते हैं ना एपिड्यूरल और स्पाइनल आप बड़ा बिल्कुल बगैर किसी उसके जी बेस्ट है, तो वो बेस्ट नहीं होता भाई, ये इंतहाई खतरनाक है। उसकी वजह ये है कि जीए में तो आपने एयरवे को कंट्रोल किया हुआ है, आप व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हैं आप उसकी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? इस पेशेंट के अंदर आपने उसको हाई स्पाइनल लगाया है तो इंट्राऑपरेटिवली आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो इसलिए इट शुड बी रेडी आपने। और वाइवे के लिए आप लोग जुमला याद रखें कि रोल ऑफ रीजनल सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉक और अपर एयरवे ब्लॉक अपर लिम्ब blocks, you should be considering in upper limb blocks, you should be considering the presence of emphysema, which can lead to more chances of pneumothorax, especially if you are using interscalene, supraclavicular और infraclavicular। उसके अंदर एक्सिलरी के अंदर चांसेस नहीं होते फ्रेनिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट के या न्यूमोथोरैक्स के, ठीक है? तो ये आपने ज़हन में रखना है। और जो आपका सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉक है, you should, because you cannot 100% predict the level, so if you have given it and it is migrated to the mid thoracic or upper thoracic, then it will be big problem for the patient who is dependent on the use of accessory muscles, abdominal muscles and intercostal muscles and जो आपके जो है ना, तो ये आपकी इसमें ज़हन में रखनी है बात, ठीक है? अब आपने एक पेशेंट को सीओपीडी था, उस पेशेंट को जो है बाकी उसके मसल्स वैसे ही एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आपने उसको फ्रेनिक आपने उसको इंटरस्कैलिनी ब्लॉक लगा दिया या आपने उसको सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक लगाया और अब उसकी फ्रेनिक नर्व चली गई है, तो अब वो उसको सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। और मैंने अल्लाह के फजल से मैंने किया हुआ है सीओपीडी के पेशेंट में मैंने उसको सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक लगाया और वो इतना डिस्निक हो गया कि उसकी सर्जरी उसको हमें रिसेसिटेट करना पड़ा और जो है वो डिकम्पेंसेट हो गया, ठीक है? वो सीआरएफ का पेशेंट था और साथ उसको सीओपीडी का भी एलिमेंट था। तो बेसिकली इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने वाइवे में के अंदर भी ये बताना है, यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू रिस्क वर्सेस बेनिफिट। और आपके एमसीक्यू के अभी अंदर आएगा तो कहीं ना कहीं उन्होंने कोई ना कोई हिंट दिया हुआ होगा, तो आप लोगों ने उस बेस पे उस आंसर को आपने चूज करना होगा, ठीक है? सर फिर मैं सर अगर उसके accessory muscles are not being used और उसके पेशेंट की डिजीज इज कंट्रोल्ड एंड द लोकेशन ऑफ सर्जरी इज अलाउइंग, तो फिर तो हम रीजनल एनेस्थीसिया की तरफ जा सकते हैं ना? देखो राबिया, अब मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वो रीजनल एनेस्थीसिया के बहुत सारे फायदे हैं। ये पेशेंट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क पे हैं तो आप उनको स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ब्लंट कर रहे हैं। अगर आपने उसको पेशेंट को एपिड्यूरल लगाया हुआ है तो उसकी पोस्ट ऑपरेटिव एम्बुलेशन आसान होगी। या आपने ये थोड़ी मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं है, तो आपने एग्जामिनर को सिर्फ ये याद कराना है कि भाई मुझे ये बात पता है,
कि ये जी। लगाऊंगा तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन साथ ही मुझे ये डर होना चाहिए कि मैंने ये किया तो मुझे ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? एयरवे की मैनिपुलेशन नहीं हो रही, रिएक्टिव एयरवे डिजीज है, ब्रोंकोस्पैज्म होने के चांसेस कम हो रहे हैं, पोस्ट ऑपरेटिव जो है वो उसकी आपकी जो रिस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट होने के इंसेंटिव चांसेस कम हो रहे हैं। स्पायरोमेट्री में हेल्प करता है। हाँ, और इंसेंटिव स्पायरोमेट्री में होगा, अगर आपने उसको जीए दिया है तो उसके अंदर अपर एब्डोमिनल सर्जरी के अंदर स्प्लिंटिंग होती है, स्प्लिंटिंग की वजह से पेशेंट को पेन अगर होगी तो पेशेंट इज अनेबल टू ब्रीथ डीपली, तो उसकी वजह से एटिलेक्टेसिस होगा और एक वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे विच इज लीडिंग टू मोर पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो ये इसका आपस में लिंक है। ठीक है, जी सर। तो एनी अदर क्वेश्चन? क्योंकि देखें अब हम लोग आज फाइनली अल्लाह अल्लाह करके ये खत्म कर रहे हैं। अगर कोई रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। हम लोगों ने कहाँ से कहानी स्टार्ट की थी? कफ और स्पूटम से। आप थी ना राबिया फर्स्ट डे? जी जी सर। तो वो अच्छा कहाँ से? सर जीशान, जी जी, वेंटिलेटर स्ट्रेटजी बता दें सर इसकी, सीओपीडी वेंटिलेशन स्ट्रेटजी सर। अतीक भाई आप ही बताएंगे। जेड़ा बोले वही बुआ खोले। अच्छा सर, इसमें कल भी आप पीप का नाम लेके और गायब हो गए थे। सर मेरे सर बस थोड़ा सा मुझे वो वेवर दिया करें। नहीं, मैं आपको बिल्कुल वेवर नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि आपको आपके पास इस दुनिया में ना तो जनरेटर खत्म हो गए हैं, ना इस दुनिया के अंदर वो खत्म हो गए हैं यूपीएस। तो मैं आपको यूपीएस भी बिल्कुल खराब सर, जब से आपने कहा यूपीएस भी खराब हो गए, यकीन करें सर। तो बस अभी अब भी घर जाऊंगा तो सर यूपीएस लेके आ जाऊंगा। अच्छा चलें, शाबाश। बताइए, वेंटिलेटरी स्ट्रेटजीज में कल भी हम लोगों ने बात की थी, इसके अंदर क्या कुछ करना होता है? सर ये सबसे पहले सर इसका इशू क्या हो सकता है? इसमें सर इशू ये हो सकता है कि गैस ट्रैपिंग हो सकती है और डायनामिक हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है और रिस्क ऑफ निमोथोरिक्स हो सकता है। इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं सर? इसमें हम कीप जो सेचुरेशन है इसको हम मोर देन 91 रखते हैं और परमिसिव हाइपर कैप्निया रखते हैं और सर डायनामिक हाइपर इन्फ्लेशन को मिनिमाइज करते हैं। वो कैसे करते होते हैं कि आप इसका मिनट वेंटिलेशन को कम करते हैं, एक्सपिरेटरी फेज को हम प्रोलॉन्ग करते हैं और जो अभी आपने एक्सपिरेटरी एक मिनट में इंटरप्ट कर रहा हूं, आपने एक जुमला बोला डायनामिक हाइपर इन्फ्लेशन। तो डायनामिक हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है? आपका सर इसकी वजह से आपका मतलब गैस ट्रैपिंग होती है सर। इसकी वजह से क्या होता है आपको? तो आपका तो फेवरेट चीज है, वो बता दीजिए ना। वो पीप, ऑटो पीप सर। ऑटो पीप डेवलप होती है। ठीक है, जी तो जब सर इनको ऑटो पता है कि मेरी फेवरेट चीज क्या है। हाँ, तो वो अतीक भाई को फेवरेट चीज तो ये है। तो अच्छा, अब आगे चलें। अब ऑटो पीप डेवलप हो रही है, तो अब आपने इसको टैकल कैसे करना है? अब ये क्वेश्चन यही है ना। तो एक तो आपने बताया कि इसके एक्सपिरेटरी टाइम को आपने प्रोलॉन्ग किया, और क्या किया आपने? सर मिनट वेंटिलेशन को हमने डिक्रीज किया। अच्छा, मिनट और वेंटिलेशन को डिक्रीज करते हैं या आप टाइडल वॉल्यूम को शॉर्ट करते हैं? क्या इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? सर इसमें हम टोटल वॉल्यूम को लेस देन 8 ml को हम करेंगे और इसको रेस्पिरेटरी रेट कम करते हैं इसमें। एक्सपिरेटरी रेट को कम करेंगे और टोटल वॉल्यूम को कम करेंगे और आई ई रेशियो को हम 1:2 या 1:4 पिलाएंगे और इसके अलावा जो पीप देंगे, लेकिन पीप को थोड़ा देंगे जो जो लेस देन 5 सेंटीमीटर से कम हो। नहीं, आप उसमें ये कहेंगे आप ऑप्टिमल पीप रखेंगे, क्योंकि ऑप्टिमल पीप रखेंगे। इंट्रिंसिक पीप डेवलप होती है, उसको उसको काउंटर करने के लिए आप जो है वो एक्सट्रिंसिक पीप देते हैं। ठीक है सर एयरवे प्रेशर लो रखेंगे, पीक एयरवे प्रेशर लेस देन 30 सेंटीमीटर वाटर एंड gases should पीएच be जो है ना वो पीएच मोर देन 7.2 रखेंगे जस्ट टू वो उसके लिए वही। किसके लिए? और सर यही चीज जो ना एस्थमा के लिए भी यही चीज है बस जो हाँ, सीपीडी वो की। कल जो मैं आप लोगों को एस्थमा के ऊपर जो बात, हाँ ब्रोंको डायलेटर भी देंगे, वो तो आपने प्री ऑपरेटिवली आपने उसको ऑप्टिमाइज कर लिया ना। तो आपने ये सारी चीजें जब आपसे वो पूछेंगे ना कि व्हाट आर द वेज टू गिव, तो आपने उसमें यही बतानी है सारी चीजें ना, कि आप उसके अंदर कोशिश करेंगे कि आप जो है वो अगर रीजनल में हो सकता है तो इट इज प्रेफरेबल, इट इज बेटर टू टू डू इट। मगर जो रीजनल में स्पेशली वो ब्लॉक्स के जिसके अंदर एयरवे से जो मसल्स की इन्वॉल्वमेंट के अलावा आप फेमरल नर्व ब्लॉक है, शेटिक नर्व ब्लॉक है, आप अगर उसको जो है वो अगर आप उसको वो लगा रहे हैं एक्सिलरी ब्लॉक लगा रहे हैं, तो उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है,
तो इसमें सर आप प्रेशर कंट्रोल देंगे या वॉल्यूम कंट्रोल देंगे? प्रेशर कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, ठीक है। और आप ये बता दें कि मॉडर्न एनेस्थीसिया मशीन्स के अंदर प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल मोड भी होता है, तो आप वो सबसे बेस्ट होता है, प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल, ठीक है। वो स्मार्ट मोड होता है। वो बेसिकली उसके अंदर होता ही है कि इसको मैं आप थोड़ा सा इसी वक्त में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली उसके अंदर जब नाम ही बता रहा है ना प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल, ठीक है, तो वो बेसिकली होता ही है कि वो वेंटिलेटर ने जो आपने वॉल्यूम सेट किया है ना, वो पहले ब्रेथ में वो वॉल्यूम नहीं देता। वो क्या करता है कि उससे कम वॉल्यूम देता है और वो देखता है कि प्रेशर लिमिट तो नहीं आ गई कहीं, अगले ब्रेथ में वो उससे ज्यादा वॉल्यूम देता है, उससे ब्रेथ में उससे अगले ब्रेथ में उससे ज्यादा वॉल्यूम देता है। अगर वो प्रेशर ज्यादा होना शुरू हो जाए तो वो फिर उस वॉल्यूम से नीचे नीचे रहता है। समझ आई? बिल्कुल सही है सर, तो बिल्कुल सही। ये स्मार्ट मोड है, यानी कि इसके अंदर दोनों चीजें उसके अंदर कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी इंट्राऑपरेटिव जो ब्रोंकोस्पैज्म सीओपीडी में हमारे इंडक्शन पे भी और इंटुबेशन पे भी कंसर्न्स कुछ हैं, वो तो अच्छा, डिस्कस हो गए हैं। जी बताएं। नहीं सर, मैं वैसे ही पूछ रही थी, वो डिस्कस हो गए हैं ना, तो फिर ठीक है। नहीं, वो डिस्कस हो गए हैं, वो कल हम लोगों ने किया था, वो कल वाली बात में वही बातें हैं कि आपने प्रोपोफोल वर्सेस थायोपेंटोन, प्रोपोफोल इज बेटर। कैटामीन से ब्रोंकोडायलेटेशन तो होती है लेकिन सिक्रीशंस बढ़ती हैं, विच इज इट्स नॉट अ वेरी, और वैसे क्योंकि ये पेशेंट जो है ब्रोंकोडायलेटर्स ले रहे होते हैं जो है, तो उसकी वजह से एरिथमियास के ज्यादा चांसेस होंगे, तो इसलिए कैटामीन बड़े मजे से लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट वेजोडायलेटर है, तो सॉरी ब्रोंकोडायलेटर है, तो कैटामीन को यूज को आपने बहुत कॉशियसली करना है, ठीक है। और इसमें एनालाइज थोड़ा सा वो बोलना चाहती कि स्मूथ इंडक्शन एंड इंट्यूबेशन आफ्टर ब्लंटिंग एयरवे रिफ्लेक्सेस एंड अवॉइडिंग ऑफ हिस्टामिन रिलीजिंग ड्रग्स एंड एयरवे इरिटेंट्स एंड प्रेफरेंस ऑफ एलएमए ओवर ईटीटी if the conditions are allowing। अच्छा, अब दो बातों का करते हैं, ये एक तो ये नादिर का मैं सवाल लेता हूँ, दूसरे ये जैनब को समझ नहीं आई है प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल। तो जैनब इसके अंदर होता ये है कि आप इसके अंदर अगर आपने 500 का टाइडल वॉल्यूम सेट किया है तो वेंटिलेटर जो है वो पहले ब्रेथ में 500 का टाइडल वॉल्यूम नहीं देता, वो 400 का वॉल्यूम देता है और देखता है कि कहीं बहुत ज्यादा एयरवे प्रेशर तो नहीं जा रहा। उससे अगले ब्रेथ में वो 400 के बाद हो सकता है अगला ब्रेथ में 450 करे और फिर देखे कि प्रेशर जो आपने सेट किया हुआ है लिमिट उससे तक तो नहीं वो रीच कर रहा, उससे अगले में उससे ज्यादा वॉल्यूम देता है। 3 to 4 ब्रेथ्स के अंदर वो अपने अचीव्ड जो सेट वॉल्यूम है ना वहां तक पहुंचता है। ये होता है प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल। तो सर वो इस तरह कितने ब्रेथ्स के बाद वो मतलब उसको समझ आएगी कि उसने कितना देना है, मतलब हर ब्रेथ पे वो इस तरह एडजस्ट करेंगे? ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने उसको सिर्फ ये इतना ही अगर आपने बता दिया ना, अगर आपसे कोई प्रैक्टिकली भी पूछता है, अव्वल तो ये कि ये एग्जाम में बहुत कम पूछे जाने के चांसेस हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो ये बहुत ज्यादा सेटअप्स में अवेलेबल ही नहीं है ना। तो ये तो आपको बस इतना ही कॉन्सेप्ट हो गया है कि इट विल नॉट बी गिविंग द फुल ब्रेथ इन फर्स्ट गो, ठीक है। इट विल ग्रेजुअली बिल्ड अप, बस ये कोई 3 में होता है 4 में होता है, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है जैनब। और दूसरा फ्लो का भी ये सारी का डेफिनेटली ये भी जो है ना वो उस फ्लो का जो है रेट है ना उसके मुताबिक फिर जो है ना करता है, क्योंकि ये फिर जो जितना भी इंस्पिरेटरी टाइम है ना उसके उसमें फिर फ्लो को रेगुलेट करता है, तो ताकि टाइडल वॉल्यूम भी अचीव हो जाए और प्रेशर भी इंक्रीज ना हो। हाँ जी, हाँ। अब नादिर आपका क्या क्वेश्चन था? सर मेरा यही क्वेश्चन था, अब समझ आ गई ये बात कि कैसे ये मतलब प्रेशर के अकॉर्डिंगली फिर ये वॉल्यूम कम और ज्यादा इस तरह फर्क करते रहते हैं। ये एक मेरी ना गलती को माफ कर दें, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, इस पे अपना सर ना खपाएं, नहीं सर, ये वैसे नहीं पूछा जाएगा। ये मैंने आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा बात बता दी है, वहां पे खुदा के लिए ना बताएं, हो सकता है कि एग्जामिनर को आप एक्सप्लेन ना कर पाए। आपने सिर्फ जो बातें बता दी हैं कि आपने एयरवे प्रेशर्स को अवॉइड करना है ज्यादा, आपने एक स्पेसिफिक जो है ना वो टाइडल वॉल्यूम को आपने देखा है और इसका पर्पस सिर्फ जो है वो समझना है, ठीक है। ये जो चीजें होती है ना, ये इसको कहते हैं ना तुरप का पत्ता, ये आपने तुरप के पत्ते के तौर पे आपने इसको बातों को संभाल के रखना होता है, ठीक है जी सर। सारी बातें वहां पे बोलनी जरूरी नहीं होती, वहां पे आप अपने आप को, जैसे अतीक भाई उस वक्त आप डिस्कनेक्ट हो गए थे जब आपसे मैंने सवाल पूछा था ना कि सिवेरिटी को बताएं, तो सिवेरिटी में आपने डिटेल में क्यों जा रहे हैं यार, आप क्यों कह रहे हैं कि आप उसकी FE1 की वैल्यू इतनी होगी, आप पहले गो में सिर्फ आप उसको ये बताएं कि मैंने उसमें मैकेनिक्स देखनी होगी कि इसकी जो है वो जो क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है तो उसके मैं देखूंगा कि FE1 उसकी कितनी है, ये बात हो गई।
उसके बाद मैं देखूंगा कि इसके अंदर सिवियरिटी कितनी है, सिवियरिटी इन द सेंस के उसके अंदर कोई फेलियर के साइंस तो नहीं है, और उसके अंदर उस वक्त ब्रोंकोस्पैज्म एक्टिव तो नहीं है, उस पेशेंट के अंदर कितनी रिवर्सिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए आपने उनको बता दिया कि भाई जो है वो आप एको करवाएंगे और ईसीजी करवाएंगे और चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, और आप उसका देखेंगे कि कोई जो है वो उस वक्त अगर उसका प्लूरल एफ्यूजन है तो उसको ट्रीट करेंगे, अगर कोई एक्यूट इन्फेक्शन है तो उसको आप एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे, अगर एक्यूट उसकी एक्सरबेशन हुई है तो आप उसमें स्टीरॉइड्स देंगे, इंसेंटिव स्पायरोमीटर। ये मैंने बार बार रिवाइट कर दिया क्योंकि यही क्वेश्चन है, यही सवाल आपसे पूछेंगे और यही जवाब देना है। ठीक है सर जिशान जी जी, ये सर ये स्मोकिंग सेशन के बारे में कुछ बताएं, इसके बारे में बड़ी क्वेश्चन होगा। ये भी आप ही बताएंगे, मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं बताना, आपने ही बताना है, मैंने तो सिर्फ करेक्ट करना है। उसके अंदर आइडियल स्मोकिंग के कितने महीने कितने तक बंद करना चाहिए स्मोकिंग? आइडियली सर इट शुड बी सर 8 to 12 वीक्स तक अगर हो तो दैट इज 8 to 12 वीक्स ज्यादा नहीं है? 4 to 6 वीक्स नहीं है सर? 4 to 6 वीक्स है। अच्छा, अब एक अच्छा सर मैं सर थोड़ा बता दूं, अगर सर 4 to 6 वीक्स में पीएफटीज आपके इम्प्रूव होते हैं और जो 1 to 2 वीक्स में स्पूटम प्रोडक्शन कम हो जाती है और 48 to 72 आवर्स में आपका आप रिवर्स पे आ जाएं। ये आपने जब वहां पे बताना है ना तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर है कि आप मैक्सिमम से ना जाएं, आप ये जुमला बोलें कि आइडियली इट शुड बी एटलीस्ट 4 to 6 वीक टू हैव द मैक्सिमम बेनिफिट, बट इवन इफ यू स्टॉप इट बिटवीन 12 to 24 आवर्स स्टिल व्हाट विल बी द बेनिफिट? क्या बेनिफिट होगा 12 to 24 आवर्स? fall in carbon monoxide and fall in nicotine level. वेरी गुड। तो निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ऑक्सीजनेशन इंप्रूव हो जाएगी, जो नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट ऑफ निकोटीन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएंगी, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपने बहुत सारे मसाइल को आप बेहतर कर लेंगे। अगले स्टेप में फिर उसके बाद आप ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं, अगले स्टेप में सर 40 ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है ना वो दैट विल बी नॉर्मलाइज आफ्टर 72 आवर्स। और इसके अलावा ईयर फेयर फंक्शन। अच्छा, एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखें कि अगर 2 वीक्स तक है ना तो वो खतरनाक टाइम, 2 वीक्स में हाइपर एक्साइटेबिलिटी होगी। जी सर, इसमें ये होता है कि 12 आवर्स का तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है, 24 आवर्स तक निकोटीन क्लियर होती है। 1 वीक अगर वीकली बेसिस पे अगर हम इसको याद करने के लिए कि 1 वीक तक तो उसका लेरेंजियल और ब्रोंकियल एक्टिविटी बेहतर होती है। एट द अप टिल 2 वीक्स ना सर उसकी स्पूटम जो वॉल्यूम है ना वो कम होना हो जाता है। तो इसीलिए अगर 2 वीक्स से पहले अगर हम मतलब शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए वो करें तो लेरिंगोस्पैज्म ब्रोंकोस्पैज्म के चांसेस जीए में बहुत ज्यादा होते हैं ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशंस। और 4 वीक्स तक सर उसकी जो है ना स्मॉल एयरवेज बेहतर हो जाते हैं। और 3 ये 1 मंथ हो गया, जो 3 मंथ्स तक सर उसका ट्रेकोब्रेंकियल क्लियरेंस हो जाती है। और सर 6 मंथ्स में बिल्कुल the lungs behaves as of non-smokers lungs। जी, और इसके अंदर मैं आपको ये ध्यान में रखें कि आपको जो चीजें चाहिए होती है ना वो आपको चाहिए होती हैं कि एक तो म्यूकस प्रोडक्शन कम हो जाए, म्यूकस क्लियरेंस बेहतर हो जाए और रिफ्लेक्सेस बेहतर हो जाएं और कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन लेवल कम हो जाए। ये आपको भूलना नहीं चाहिए बस। ठीक है, अब उसके लिए आप तरतीब देख लें कि कौन सा चीज कितने अरसे के बाद होती है। ठीक है, और अच्छा सर इस स्मोकिंग अगर स्टॉप ना की तो फिर कुछ लोग ना सर वो स्मोकिंग को बड़े फखरी अंदाज में कहते हैं भाई वो ना अगर स्मोकिंग स्टॉप ना की तो सर वो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसके अलावा नमूनिया का चांस होता है, हॉस्पिटल स्टे लेंथी होती है और आपका जो मैकेनिकल वेंटिलेशन की वो जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाती है और वो भी देर तक रहती है सर। अच्छा, एक पोस्ट पीएनवी जो पोस्ट ऑपरेटिव में पेरी ऑपरेटिव पीरियड में स्मोकर के अंदर एक एडवांटेज भी होता है आपको, वो क्या होता है? वो सर वॉमिटिंग के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, समझ आता है सर। तो अच्छा, मैं अब इस वक्त एक 4 बी फिनिश सर डॉक्टर हकदाद दुरानी हमारे प्रोफेसर
बहुत लेजेंड फ्रॉम डीजी खान नाउ इन रहीम यार खान। सर आप अगर प्लीज अनम्यूट करके जस्ट से फ्यू वर्ड्स, क्योंकि आज आप पहले दफा आपने हमें ज्वाइन किया है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू से समथिंग। मैडम 1 लाख वेंटिलेशन खत्म कर चुके हैं, हमने गलती कर दी, आपका इंतजार नहीं किया मैं बेटा। मैडम सुन ले, वो सुन ले। सर वो भिजवाते होते हैं जो नहीं नहीं, ये मैं आपको बताऊं, इन लोगों को बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है। एक ये जैनब और एक हसाम और एक और लड़का था अरसलान। तो इन लोगों को मैंने अलग से, इन लोगों को मैंने नाम दिया था अपने टाइगर, और ये मेरे टाइगर जो है ना, ये खुद सत्तू पी के सो गए। ठीक है, ये सारे कल गायब। आई थी, कल आई आमना आई थी, वो आमना ही आज गायब है सर। वो तो आमना भी गायब है। ठीक है, हाँ सर। तो मेरे ख्याल सर जो हैं वो बिजी हैं, तो हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। और आप सब लोगों से जो मेरी हर दफ़ा रिक्वेस्ट होती है कि देखें, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। ये कोशिश उस वक्त कामयाब हो सकती है जब आप लोग रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, तो जो चीज़ समझ ना आए वो सवाल पूछें, और इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करे सब लोगों के लिए। सर जिशान ने आखिरी क्वेश्चन पूछ लूं? जी 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 जी, हुजूर आप से लेकिन ये जब पूछते हैं ना तो मेरी तबीयत सही साफ हो जाती है, कोई खतरनाक सवाल आने वाला होता है। जी सर डॉक्टर प्राइम के बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, डॉक्साक्रैम जो है ना, वो कहाँ पे एक्ट करता है, बताएं आप। सर वो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है और ये पेरिफेरल रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं नया किंग फैसल गया था, मैं ऑनलाइन बेइज्जती करवाने लगा हूं अपनी। वो मैं डॉक्साप्रैम ना नया मुझे, आई एम वेरी इनोवेटिव, तो वो नया डॉक्साप्रैम मिली तो उसको यूज करने का शौक चढ़ा। तो एक एक पेशेंट मुझे बताएं डॉक्साप्रैम का साइड इफेक्ट क्या होता है? कन्वर्जेंस है, ठीक है, उसमें तो एपिलेप्सी के मैंने पेशेंट को उस पेशेंट को बिल्कुल, आपको पता है, मैंने उसको सिर्फ मिनिमम डोज, आईसीपी मैंने उसको मिनिमम डोज दी थी, तो उसको जर्की मूवमेंट शुरू हो गई थी। तो वो बेसिकली ये स्टिमुलेट सिर्फ रेस्पिरेटरी सेंटर को नहीं करता, जो जितने भी दूसरे भी सीएनएस के सेंटर हैं उसको भी स्टिमुलेट करता है। इस वजह से एपिलेप्टिक पेशेंट, ठीक है, ये कन्वर्जन की हिस्ट्री हो, आईसीपी रेज हो, तो उनमें अवॉइड करना होता है। तो बहरहाल ये है डॉक्साप्रैम के बारे में। और कुछ? अच्छा, आपको पता है कि एक इत्तेफाक हुआ था, मैंने किसी को शेयर किया था कि एक ना वो इम्प्लांट लगाया जाता है, जो डायफ्राम की इंजरी हो जाती है, या डायफ्राम की जो स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं ना, तो उसमें एक स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी, जो डायफ्राम के लिए स्टिमुलेटर होता है, वो प्लेस किया जाता है लेप्रोस्कोपिकली, उसको प्लेस किया जाता है, वो डायफ्राम को ना स्टिमुलेट करता रहता है। तो वो पेशेंट के जो वेंटिलेटर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, उनके अंदर ये किया जाता है टू गेट रिड ऑफ वेंटिलेशन। ठीक है, ये एक वैसे दिमाग में बात आ गई है। तो चलें जी, इंशाल्लाह अब हम नया सिस्टम को शुरू करेंगे। ठीक है सर सीवीएस स्टार्ट करें, सीवीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखें, कल जो है ना, कल हम करेंगे एयरवे। ठीक है, एयरवे कल हम ठीक है करेंगे एयरवे, और उसके बाद फिर हम करेंगे सीवीएस। ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल सही। तो सीवीएस को भी इसी तरीके से करना है, सेम। अब देखें, अब आपको एक बात बताता हूँ, अब आप लोगों के लिए बात है जो वाइवा है, या जो स्पेशली जो लॉन्ग के, क्योंकि जो है ना लॉन्ग केस वाले आप और राबिया हैं, तो आप लोग अगर ये 6-7 जो में किया है ना, इसमें बेसिक साइंसेज भी तकरीबन सारी कवर हो गई हैं, और इसके अंदर आपके सारे हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन की बातें इतनी दफ़ा रिपीट हो चुकी हैं कि अगर आप इसको सुने और थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और टू द पॉइंट आंसर्स को आप कर लें, तो आपका इंशाल्लाह, आपको मैं चैलेंज करता हूँ। हाँ, कुछ एग्जामिनर जो हैं वो आपसे फिर भी मैच टेस्ट पूछेंगे, तो उनको उनको सलाम है, जाहिर बात है, उस्ताद उस्ताद होता है, लेकिन आई विश के एग्जामिनर्स छोड़ दें मैच टेस्ट पूछना, और आइस पैक टेस्ट पूछना, और अगर वो डायफ्राम का स्टिमुलेटर पूछते हैं तो चलो ये तो बहुत एडवांस क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि हम लोग बहुत पीछे रह गए इस वजह से, कई अनफॉर्चुनेट चीज़ें से। तो सर को इस वक्त मैं वो फोरम पे हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है, और आई विश के इंशाल्लाह हम लोग अपने तौर पे, मैं देखें जो कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा मकसद सब आप लोगों की बेहतरी है,
और इंशाल्लाह। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक और दुआओं में याद रखें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली सर। जी, ये राबिया ने ना रिलीव्ड का, अच्छा मजे की बात है जब खाम में बिला वजह तारीफें शुरू होती हैं ना, तो ये जो है ना, मुझे फिर मैं कहता हूँ जो है ना, आप लोग मेरे अगर आप लोग थैंक्स कहना चाहते हैं तो आप लोग पार्टिसिपेट करें, आप लोग अच्छे अच्छे आंसर दें। अतीक भाई खुदा के लिए डिटेल में ना जाया करें आप। आपको तो जो है ना मिलते तरले करके ना आपको को ब्रेकें आपकी टाइट करवानी पड़ रही हैं। ठीक है सर, मैं सर नहीं जाऊंगा डिटेल में सर, वो कंसाइज करूंगा सर इंशाल्लाह सर। चले ओके ये जी। जमील भाई को देख के मुझे भी शौक चढ़ जाता है, वो इतना डिटेल में इतना खूबसूरत बातें बता रहे होते हैं। जमील के साथ भी यही प्रॉब्लम है, पता है आपको? जमील के और आपकी प्रॉब्लम बहुत बहुत कॉमन है। जमील क्योंकि मेरा तो बहुत ही करीबी दोस्त है, इसलिए जमील को भी जो है ना वो कंट्रोल करना पड़ता है इस मामले में। अब जाहिर बात है इस वक्त तो जी। सर अब कल जो है वो सिर्फ हमने उसको सिनेरियो बेस्ड डिस्कस करना है, कैसे करना है थोड़ा सा इसमें अगर लॉन्ग केस की तरह उसको डिस्कस कर लें तो। एयरवे, कल हम लोगों ने एयरवे करना है सर। ठीक है। देखिए सर। लॉन्ग केस के आप एक दफा इसको करें, मेरी बात सुनिए। मैं अब आप लोगों की मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करके ना, मैं आप चले रिकॉर्डिंग चल, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि लॉन्ग केस की आप फिक्र ना करें, आप लोगों की वाइवे की डेट आने दें। यू जस्ट मेक, आप लोग मैराथन की प्रैक्टिस करें ठीक है। या आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल आपको समझना है, यू डिस्कस ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लॉन्ग केस टेबल वाइवे में आई चैलेंज के इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। और कोई चीज है ही नहीं, और कोई चीज रह ही नहीं जाती। अगर कोई चीज रह गई है तो प्लीज डू लेट मी नो ठीक है। तो आप ये बैकग्राउंड आपकी नॉलेज हो गई ना, तो जो लॉन्ग, देखिए लॉन्ग केस एक सिस्टम का नहीं होता ठीक है। लॉन्ग केस के अंदर सारे सिस्टम्स होते हैं, तो जब तक आपकी सारे सिस्टम पे ग्रिप मजबूत नहीं होती ना, तो लॉन्ग केस इनकम्प्लीट है। जो आप लोगों को ये दिमाग के अंदर बैठी हुई है ना बात के, हम एस्थमा सीओपीडी का लॉन्ग केस अलग से कर लें, हार्ट फेलियर का लॉन्ग केस अलग से कर लें, तो वहां पर तो आपको एक पेशेंट के अंदर सारी चीजें होती हैं, तो आपने वन डायमेंशनल नहीं होना ठीक है। वो सर मैं इसमें कहूँगा कि रशियन में होता था कि वो उसमें एक है ये सेंटेंस कि बिदनी बिवायत अदनाज, यानी कि मुसीबत कभी भी देखनी आती, इस वजह से लॉन्ग केस में कभी भी मुसीबत देखनी होगी। ये इसके साथ आपको उन्होंने कार्डियोवास्कुलर भी दिया होगा, साथ बड़ा थायराइड भी दिया होगा ठीक है। तो आप सिंगल जो है ना डिजीज पढ़ के लॉन्ग केस नहीं कर वो सकते। पूरी लूट सेल होती है एक के साथ, हाँ बाय वन गेट वन फ्री ठीक है जी। चले ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।